हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैं आपको बता दूं, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्चुअल में एक ऐसा चैप्टर जो कनेक्ट करता है किसको, वेव्स इन स्ट्रिंग को, साउंड वेव्स को और वेव ऑप्टिक्स को। इसलिए प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर क्या है ये समझिए कि यूनिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एसएचएम को कुछ प्रॉब्लम्स के साथ। ओके, तो आइए ज़्यादा समय ना ख़राब करते प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना कौन सा चैप्टर, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन। प्यारे बच्चों प्रॉब्लम्स के थ्रू प्रैक्टिस करानी होगी और मैं आपको बता दूं कि इसमें अगर कोई भी चीज़ आपको लगता है थोड़ी मिसिंग है तो वो चिंता ना करें, आगे वाले चैप्टर्स में सारी की सारी कवर होती चली जाएंगी। लेकिन प्लीज़ कोशिश करें एसएचएम, वेव इन स्ट्रिंग, साउंड वेव्स और वेव ऑप्टिक्स में प्यारे बच्चों आप एक कनेक्शन बना करके चलें। क्लियर है ना? इस सीरीज़ का कोई भी लेक्चर प्यारे बच्चों मिस नहीं होना चाहिए। चलिए ज़्यादा समय ना ख़राब करते हुए प्यारे बच्चों आइए बढ़ते हैं आगे। एक रिक्वेस्ट फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, प्लीज़ पूरा लेक्चर लास्ट तक देखें, पूरे पेशेंस के साथ प्यारे बच्चों मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने। तो आइए शुरू करते हैं फटाफट से आपका चैप्टर एसएचएम। तो प्यारे बच्चों पहला सवाल आपके सामने आ रहा है, द इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 2a cos स्क्वायर ओमेगा टी, y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी प्लस √3 cos ओमेगा टी रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ द टू पार्टिकल्स। आपको बताना है कि ओनली वन ऑफ दिस इज एसएचएम, रेशियो ऑफ द मैक्सिमम स्पीड इज 2:1, रेशियो ऑफ द मैक्सिमम स्पीड इज 1:1, रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज 1:4। भाई बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्यारे बच्चों इस एक क्वेश्चन के अंदर छिपी हुई है। आइए थोड़ा सा हल्का सा मैं आपको इसकी बेसिक सी थ्योरी बनाता हूँ, फिर थ्योरी से प्यारे बच्चों हम सब चीज़ों को आपस में कनेक्ट करेंगे। क्लियर है? एसएचएम की जो बेसिक इक्वेशन होती है प्यारे बच्चों वो होती है a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्लियर है? हाँ जी। और प्यारे बच्चों इस a को मैं लिख सकता हूँ d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। थोड़ा सा थ्योरी का हल्का सा परिचय देना चाहता हूँ प्यारे बच्चों। हाँ जी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो d2x ओवर dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये आ जाता है मेरे पास एसएचएम की डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहते हैं इसको? यस, इट इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ी थ्योरी भी यहाँ पे मैं कनेक्ट करने वाला हूँ। अब सब बच्चे जानते हैं ये x का डबल डिफरेंशिएशन है, तो जब इसको 2 बार इंटीग्रेट करेंगे तो 2 बार इंटीग्रेट करने पर प्यारे बच्चों x आएगा। क्या आएगा? x। तो x की इक्वेशन होती है a sin ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, है ना। कौन कौन सी चीज़ क्या क्या होती है धीरे धीरे पढ़ेंगे, सब मैं तुम्हें बता दूंगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट आ जाएगा। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो प्यारे बच्चों माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट आ जाएगा। क्लियर है? तो ये मेरे पास एक्स वी और a की 3 इक्वेशंस यहाँ से, एक प्यारे बच्चों मैथमेटिकल डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ से। क्लियर है ना? ये सारी इक्वेशन प्यारे बच्चों किसको बता रही हैं? ये डिस्प्लेसमेंट को, ये वेलोसिटी को और ये एक्सेलरेशन को। डायग्राम क्या है आपका, ये हमेशा दिमाग में बैठा करके चलना है। इसे आप क्या कहते हैं सर? इसको कहता हूँ मीन पोजिशन। ये प्लस a, ये है प्यारे बच्चों माइनस a, प्लस a पर v कितना होगा? 0। यहाँ मीन पोजीशन पर v होगा मैक्सिमम, जिसकी वैल्यू कितनी होगी भाई? a ओमेगा होगी। मीन पोजीशन पर प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन 0 होगा। एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर a, तथा इसकी वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। साथ ही साथ प्यारे बच्चों जो अब एक्सेलरेशन आप लिखते हैं तो एक्सेलरेशन के साथ साथ माइनस के एक्स जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन एसएचएम को क्या कर रही होगी? रिप्रेजेंट कर रही होगी। बस मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब तो प्यारे बच्चों आपको सिंप्लीफाई तरीके से इसको क्या करना है? कनेक्ट करना होगा। चलिए इस वाले क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों काफ़ी थ्योरी है मुझे लगता है एसएचएम के लिए। ओके, अब मैं धीरे धीरे इसको और एलेबोरेट करता जाऊंगा। समय के साथ साथ आपको फेज़ के बारे में बताऊंगा, फेज़र के बारे में बताऊंगा और सब चीज़ों को प्यारे बच्चों आपस में क्या करूंगा? कनेक्ट करूंगा। क्लियर है? हाँ जी। तो मुझसे अब ये क्वेश्चन कह रहा है यार, एक इक्वेशन है y बराबर 2a cos स्क्वायर ओमेगा टी और एक इक्वेशन है प्यारे बच्चों y बराबर a sin ओमेगा टी प्लस √3 cos ओमेगा टी रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ द पार्टिकल। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हमें इन मोशंस को क्लब करना आना चाहिए। जो आपको टर्म दिखाई दे रही है कौन से वाली? a sin ओमेगा टी प्लस √3 cos ओमेगा टी, इसको क्लब करके हमें एक सिंगल इक्वेशन बनानी आनी होगी। क्लियर है? एक और इंपॉर्टेंट बात प्यारे बच्चों, आप एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन देखते हैं तो यहाँ ओमेगा की पावर कितनी होती है? सर द पावर ऑफ ओमेगा इज ऑलवेज 1।
इज दैट क्लियर? तो प्यारे बच्चों ट्राई करें, जैसे इस वाले पार्ट पे आपको देखो इसकी पावर कितनी दिखाई दे रही है 2, तो उसको 2 को किस में कन्वर्ट करो, 1 में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। क्लियर है? तो आइए जरा फटाफट से इसको समझते हैं, देखते हैं इसके सॉल्यूशन से प्यारे बच्चों। हाँ जी, जो मेरे पास y इज इक्वल्स टू 2a cos स्क्वायर ओमेगा टी दिया गया था, इस 2a cos स्क्वायर ओमेगा टी को प्यारे बच्चों मैं लिख सकता हूँ cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले को यूज करते हुए, दैट cos 2 थीटा दैट cos 2 ओमेगा टी यस is equals to that cos 2 omega t is equals to 2 cos स्क्वायर ओमेगा टी प्यारे बच्चों -1 लिख सकता हूँ। क्लियर है? इसको उठा करके यहाँ रख दूंगा cos स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू, तो देखो मेरे पास जो y आएगा that y comes out to be, हाँ जी यहाँ पे लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों, that y comes out to be a plus a cos 2 ओमेगा टी। क्लियर है? ये मेरे पास पहली इक्वेशन का सिंप्लीफाइड फॉर्म है। इस वाली टर्म से कोई कंफ्यूजन अपने को नहीं रखना है। ये टर्म भाई प्यारे बच्चों केवल ये बताती है कि आपके ऑसिलेशन मीन पोजीशन यानी कि ओरिजिन से हुए हैं या ओरिजिन से नहीं हुए हैं। ये मैं इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पे प्यारे बच्चों थोड़ी सी चर्चा चाहता हूँ। क्या? मान लीजिए इक्वेशन होती प्यारे बच्चों a sin ओमेगा टी, तो इस केस में ये एम्पलीट्यूड होता और यहाँ पर जो मीन पोजीशन होती प्यारे बच्चों वो y बराबर 0 ही होती। क्लियर है ना? और मीन पोजीशन के अबाउट ही बॉडी क्या कर रही होती? ऑसिलेट कर रही होती। लेकिन जब यहाँ y इज इक्वल्स टू a प्लस a cos 2 ओमेगा टी लिखा है, तो इस इक्वेशन में प्यारे बच्चों इसको ऐसे लिखें, क्या? y इज इक्वल्स टू a प्लस a cos 2 ओमेगा टी। इस a को इधर ले जाइए, तो क्या y माइनस a इज इक्वल्स टू a cos 2 ओमेगा टी, और इसको बेटे कुछ कैपिटल Y मान लीजिए, दैट इज इक्वल्स टू a cos 2 ओमेगा टी। क्लियर है? सब बच्चे जानते हैं ये y कहाँ से होता है? ये y मीन पोजीशन से होता है। देखो दो अलग अलग बातें हैं, मीन पोजीशन ही ओरिजिन है ना? ये मीन पोजीशन ओरिजिन नहीं है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। अब ये y है, अब मैं जानता हूँ y को अगर मैं 0 पुट कर दूंगा तो y 0 मतलब प्यारे बच्चों y माइनस a इज इक्वल्स टू 0, यानी कि y इज इक्वल्स टू a। यानी कि सेकंड केस में बॉडी ऑसिलेट तो कर रही है, लेकिन इसका जो मीन पोजीशन है वो इसका मीन पोजीशन एक्चुअल में y बराबर 0 नहीं है, बल्कि y इज इक्वल्स टू प्लस a है। यानी कि द बॉडी, इफ दिस इज सपोज y इज इक्वल्स टू 0, देन बॉडी इज ऑसिलेटिंग अबाउट दिस पोजीशन। इज दैट क्लियर? यस। यानी कि इस इक्वेशन में मीन पोजीशन शिफ्ट हो गई है, इस पोजीशन में मीन पोजीशन ओरिजिन पर ही है, वो ये कहना चाह रहा है, और इसमें मीन पोजीशन यहाँ हो गई है। यानी कि ये ऑसिलेट कहाँ कर रहा है? ये ऑसिलेट इसकी बजाय इधर ऑसिलेट कर रहा है। क्लियर है? एम्पलीट्यूड प्यारे बच्चों जो इसके साथ होगा वही एम्पलीट्यूड होगा, तो ये तो तय है कि एम्पलीट्यूड तो इसका a ही है, तो ये प्लस 2a हुआ तो एम्पलीट्यूड तो प्यारे बच्चों इसका a ही हुआ ना। लेकिन अब ये 2a से 0 के बीच में ऑसिलेट कर रही है। ये दोनों इक्वेशन से डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ प्यारे बच्चों अब यहाँ ओमेगा है या 2 ओमेगा? सर यहाँ पे आ रहा है 2 ओमेगा। क्लियर है? तो ये 2 ओमेगा ये बताता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी जनरल इक्वेशंस के कॉरस्पॉन्डिंग डबल है, क्योंकि आप जनरली तो ओमेगा लेकर के चलते हैं, यहाँ पे एक्चुअल में ओमेगा की जगह क्या आ रहा है? यहाँ पे ओमेगा की जगह 2 ओमेगा आ रहा है। तो क्लियर है? तो छोटी छोटी सी बातें हैं, प्लीज़ आपस में इनको कनेक्ट करें। तो फिलहाल इस इक्वेशन को मैंने सिंप्लीफाइड किया तो मुझे समझ में आया कि इस पोजीशन का मतलब है एम्पलीट्यूड कितना है? एम्पलीट्यूड है इसका a। ओके, दिस इज व्हाट? दिस इज एम्पलीट्यूड। यस और प्यारे बच्चों इस वाली टर्म से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये टर्म केवल ये बताती है कि आपकी मीन पोजीशन क्या हो गई है, थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है, ओरिजिन पे है या ओरिजिन पर नहीं है। क्लियर है? चलिए तो फिलहाल एम्पलीट्यूड ए और फ्रीक्वेंसी कितनी प्यारे बच्चों? 2 ओमेगा। तो यहाँ से अगर मैं मैक्सिमम स्पीड की बात करूँ, एक तरीका तो है इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं सीधे सीधे, एम्पलीट्यूड आ गया, ये आ गया, तो क्या इसका जो वी मैक्स होगा प्यारे बच्चों, दैट वी मैक्स इज इक्वल्स टू 2a इंटू ओमेगा। इज दैट क्लियर? चलिए अब सेकंड इक्वेशन को देखें, मजा आएगा। a sin ओमेगा टी, ये आपको याद है, इसको
आपको क्लब करना आना चाहिए। बेटे 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ताकि पूरा का पूरा एक सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अब आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट एक्सपर्ट हैं, तो क्या ये पूरी की पूरी इक्वेशन एक सिंगल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म हो गई? अब देखो बेटे, क्या इसकी जो इक्वेशन है, क्या ये इक्वेशन लिख सकता हूँ y = 2a sin ओमेगा t? हाँ बेटे, क्या प्लस π/3। एम्पलीट्यूड कितना है सर? एम्पलीट्यूड है इसका 2a। फ्रीक्वेंसी कितनी है? ओमेगा। तो जरा बताइए इसका वी मैक्स क्या होगा? या तो डिफ्रेंशिएट करके निकाल लो dy/dt से, नहीं तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है, ये 2a है और ये क्या है प्यारे बच्चों? ओमेगा। तो क्या यहाँ से इसका जो वी मैक्स होगा, क्या ये हो जाएगा? हाँ जी, 2a × ओमेगा। क्लियर है? दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ 2, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ 1। दोनों को प्यारे बच्चों डिवाइड कर देंगे तो रेशो कितना आ जाएगा? 1:1 आ जाएगा। क्लियर है? तो सोचो, एक तीर से कितने सारे शिकार हो गए। हमने इन इक्वेशंस को पहले एसएचएम की इक्वेशन बनाना सीखा। याद रखना है, cos 2 थीटा तो बढ़िया तरीके से प्यारे बच्चों आपको याद होना चाहिए। फिर इस इक्वेशन को भी हमने कन्वर्ट करके एक सिंगल इक्वेशन बनाना सीखा। फिर दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके हमने मैक्सिमम वेलोसिटी को क्या कर दिया प्यारे बच्चों? कंपेयर कर दिया है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी को कंपेयर कर सकते हैं, मैक्सिमम एक्सेलरेशन को भी क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों? कंपेयर कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका आंसर आ जाएगा सी। क्लियर है? हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अगले सवाल के ऊपर। इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय d2x ओके बाई dt² प्लस x इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों आपसे पूछ रहा है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा। सवाल तो बहुत आसान है, लेकिन फिर भी प्यारे बच्चों हमें क्लिक करना चाहिए, है ना, क्योंकि उस इंस्टेंट पर क्लिक नहीं करेगा तो फिर फ़ायदा क्या है। तो मैं आपको भी बताऊं, अभी मैंने पीछे चलते हुए अगर आपको याद दिला दूँ तो क्या मैंने रिवाइज कराया था और मैंने आपको बताया था कि इट इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अगर ये एसएचएम की डिफरेंशियल इक्वेशन है d2x/dt² प्लस ω² x इज इक्वल टू 0, तो इस एसएचएम की डिफरेंशियल इक्वेशन में ये जो टर्म ω² है, जो x के साथ वाली टर्म है प्यारे बच्चों, ये ω² को बताती है तब जबकि ये क्या हो? यूनिट हो। तो आइए फटाफट से चलते हैं। हाँ जी, तो इस वाले क्वेश्चन में d2x/dt² प्लस x इज इक्वल टू क्या आ गया प्यारे बच्चों? 0। क्या इसको कंपेयर कर सकता हूँ? d2x/dt² प्लस ω² x इज इक्वल टू 0 से। कंपेयर करने पर प्यारे बच्चों यहाँ से ये मेरे पास टर्म आ गई किसकी? ω² की। दैट ω² इज इक्वल टू अल्फा, सो दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू √α। और हाँ प्यारे बच्चों, और ओमेगा क्या होता है? टाइम पीरियड होता है 2π/ω। तो क्या बेटे 2π/ω को लिख सकता हूँ वाओ √α। तो इस तरह से मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा टाइम पीरियड का। तो भाई क्लिक कर दिया जाए। कौन से ऑप्शन पर क्लिक करते हैं? सर ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? अच्छा, मैंने इस बार क्या किया, आप लोगों के कंटिन्यूसली करेक्शन वो सुझाव आ रहे थे, तो मुझे आपका सुझाव बहुत अच्छा लगा कि सर जो आप शेयर करते हैं, ये जो प्रेजेंटेशन पीपीटी की जगह पीडीएफ शेयर किया करें तो वो ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। इसलिए मैं अब आपको सीधे सीधे सॉल्यूशंस के प्रिंटेड टेक्स्ट जो है वो क्या कर रहा हूँ? शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको राइटिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्लियर है प्यारे बच्चों? आइए बढ़ते हैं आगे। हाँ प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं। द टू सिंपल हार्मोनिक मोशन आर रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन y1 इज इक्वल टू 0.1 sin ओमेगा 100πt प्लस π/3 and y2 is equals to 0.1 cos πt। आपसे कह रहा द फेज डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 2। तो प्यारे बच्चों आपसे वेलोसिटीज़ के फेज डिफरेंस पूछ रहा है। पहली बात तो फेज पे थोड़ी सी चर्चा होनी ज़रूरी है जब हम लोग प्यारे बच्चों किसके बारे में बात करते हैं? एसएचएम के बारे में बात करते हैं। इतना सब बच्चे जानते हैं कि जब आप एसएचएम की प्यारे बच्चों को इक्वेशन लिखते हैं तो उस एसएचएम की इक्वेशन में आप क्या लिखते हैं? मान लीजिए यहाँ y है, सपोज x या y कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए आपने लिखा प्यारे बच्चों a sin ω/t प्लस φ0। ओके, तो आप जानते हैं ये वाली टर्म क्या कहलाती है? सर ये वाली टर्म मुझे फेज कहलाती है। क्लियर है ना प्यारे बच्चों? इस वाली टर्म को आप क्या कहते हैं? फेज कहते हैं। अब फेज का डिफरेंस क्या है? ऑब्वियस है यार, आपके पास दो इक्वेशन होंगी, है ना। पहले वाली का फेज ये है तो दूसरे का कुछ क्या होगा? इससे डिफरेंट होगा। तो दोनों का जो डिफरेंस है, जैसे मान लीजिए सपोज यहाँ मैं लिख देता हूँ 1, तो यहाँ जो दूसरी इक्वेशन होगी प्यारे बच्चों, इसको लिख सकता हूँ a sin ω t प्लस सपोज φ02 लिख देता हूँ।
तो ये इसका फेज़ कहलाएगा, है ना भाई। इसको क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, φ2, इसको बोलेंगे φ1। अब मुझे सिंपल फेज़ डिफरेंस चाहिए, तो फेज़ डिफरेंस के लिए क्या कर देंगे, φ2 माइनस φ1। क्लियर है। तो इसमें जब इसको माइनस करेंगे प्यारे बच्चों, तो दिस इज φ02 माइनस φ01। इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, फेज़ डिफरेंस आ जाएगा। बाकी हमें इस एम्पलीट्यूड वाली टर्म को प्यारे बच्चों टच नहीं करना होता जब फेज़ डिफरेंस की बात कहता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हम ध्यान नहीं रखते हैं, क्या है वो इंपॉर्टेंट बात प्यारे बच्चों, ये दोनों टर्म एक उसमें होनी चाहिए। ये साइन है तो ये साइन होना चाहिए, ये कॉस है तो ये भी कॉस होना चाहिए। अगर एक टर्म साइन और दूसरी कॉस है तो इसको भी साइन में कन्वर्ट करो। क्लियर है ना। ये अपने को प्यारे बच्चों ध्यान रखना है जब हम फेस डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हों। एज वेल एज कोशिश ये करें कि इसका सिंपल फॉर्मेट दोनों टर्म को साइन में रखें। साथ ही साथ प्यारे बच्चों जो ओमेगा टी वाली टर्म है, ये ओमेगा टी वाली टर्म भी दोनों में पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इससे आपको सीधे सीधे फेस डिफरेंस निकालने में प्यारे बच्चों बहुत आसानी होने वाली है। ये डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट के फेस का डिफरेंस आ जाएगा। अब सोचो क्वेश्चन में अगर आपसे वेलोसिटी के फेस डिफरेंस पूछ रहा है तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, उससे वेलोसिटी आ जाएगी। इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो उससे वेलोसिटी आ जाएगी। दोनों के फेजेस का डिफरेंस ही वेलोसिटी के फेस डिफरेंस को बताएगा। क्योंकि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है द फेस डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2। प्यारे बच्चों AIEEE 2005 में सवाल आया गया है। क्वेश्चन के रिपीट होने की मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं संभावना रहती तो जरूर है, नहीं है तो कोई बात नहीं। आइए फटाफट से प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को समझते हैं, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। अच्छा, इसमें कमाल की बात है, देखें अगर आप एक इक्वेशन तो आपको किस में गिवन है, सर एक इक्वेशन मुझे गिवन है यहाँ पर साइन में, ओके। और दूसरी इक्वेशन प्यारे बच्चों देखो मुझे किस में गिवन है, कॉस में गिवन है। क्लियर है। तो लोचा समझ में आ रहा होगा, हाँ जी। सबसे पहला काम, क्या ये y1 है, यस सर। क्या इस y1 को बेटे डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, y1 को डिफरेंशिएट करूँगा तो मेरे पास देखिए ये मेरे पास प्यारे बच्चों v1 आ गया है। क्लियर है। और वैसे साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा प्यारे बच्चों, कॉस होगा। मैंने इसमें π/2 ऐड कर दिया है। जैसे मैंने π/2 ऐड किया तो देखो ये बन गया साइन, क्योंकि अब ये टर्म सिंप्लीफाइड हो चुकी है। तो ये मेरे पास v1 आ गया है फाइनली, है ना। दैट v1 इज इक्वल्स टू 10 पाई, हाँ बेटे, साइन क्या 100 पाई टी प्लस 5 π/6। v1 आ चुका है और वेलोसिटी का ये है प्यारे बच्चों फेस, जिसे मैं कह रहा हूँ φ1। क्या क्लियर है। अब चलते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ। सबसे पहले क्या मैंने y2 लिखा, यस सर। इसको डिफरेंशिएट किया तो देखो यहाँ पे साइन आ गया। मज़ेदार बात हो गई क्या यार, यहाँ तो प्यारे बच्चों मेरे पास कॉस है ना भाई। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन, और बेटे पाई मैंने देखो यहाँ पर ऐड किया है ताकि ये जो माइनस साइन आ रहा था यहाँ पर, ये माइनस साइन भी प्लस में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरे पास जो प्यारे बच्चों v2 आ रहा है, ये v2 मेरे पास क्या था, ये था -0.1 साइन, हाँ जी, पाई टी। और इसको मैं लिख सकता हूँ, हाँ जी, 0.1 साइन पाई टी प्लस पाई। क्लियर है। क्योंकि साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो मैंने आपसे बताया था, है ना भाई। ये तुम्हें पता है, ये जो टर्म मैं तुम्हें लिखनी सिखा रहा हूँ ना, ये ऑल्टरनेटिंग करंट तक में आपके काम आने वाले, जब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ SHM को प्यारे बच्चों स्टडी करते हैं। अब देखो भाई ये इसका ए ओमेगा, ये इसका ए ओमेगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझसे फेस डिफरेंस पूछा है। क्या दोनों टर्म प्यारे बच्चों साइन में है, यस सर। ये दोनों ओमेगा प्लस हैं, तो बस मज़ा आ गया। इसको φ1 कहूँ प्यारे बच्चों, इसको φ2 कहूँ, और क्या दोनों का डिफरेंस निकाल दूँ, यस सर। तो यहाँ से प्यारे बच्चों ये मुझे चाहिए, मॉड निकालना है, काम चल जाएगा। तो क्या दिस माइनस दिस कर दूंगा। अच्छा, कमाल की बात यह है प्यारे बच्चों, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात, जब आप फेस डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो देयर मस्ट बी ए टर्म ऑफ टाइम, यानी कि ये डेल्टा फाई किसकी टर्म में आएगा, ये डेल्टा फाई प्यारे बच्चों टी की टर्म में आएगा। जब आप φ1 माइनस φ2 निकाल रहे हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, आपको तो सिंपल प्यारे बच्चों मॉड वैल्यूज़ देखनी है। तो जब मैं दोनों का डिफरेंस निकाल रहा हूं, तो दोनों के डिफरेंस में अगर आप ध्यान से देखें तो ये 100 पाई टी के साथ एक पाई टी की टर्म आ रही है, यानी कि 99 पाई टी, ओके। यानी कि हाँ प्यारे बच्चों 99 पाई टी, और साथ में एक टर्म आ रही है यहाँ पर कितनी भाई, -π/6। तो ये तो किसी टाइम t की बात कर रहा है,
अब क्वेश्चन में टाइम तो दिया नहीं है, तो टाइम नहीं दिया तो इसका मतलब वो इनिशियल के बारे में ही बात कर रहा होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे t को क्या कर दीजिए, 0 पुट कर दीजिए, तो यहाँ से डेल्टा फाई कितना आ जाएगा सर, इसका जो मॉड आ जाएगा इट कम्स आउट टू बी π/6। क्लियर है भाई। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस में फेज डिफरेंस के लिए दोनों इक्वेशन के लिए साइन में कन्वर्ट करना। अब आपको समझ में आ रहा है कि कैसे पता लगा π/2 ही जोड़ा, क्योंकि साइन का भी तो ध्यान रख करके चलना है कि कहीं साइन प्लस माइनस ना हो जाए। क्लियर है। दोनों टर्म साइन में, ओमेगा वाला टर्म पॉजिटिव रखते हुए फिर डिफरेंस निकालेंगे, तो फेज डिफरेंस निकालना प्यारे बच्चों आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है इस फ्री ऑनलाइन क्रैश कोर्स के द्वारा। जो आप लोग देख रहे हैं उसमें आपके लाइक्स और कमेंट्स कंटिन्यूसली प्यारे बच्चों प्राप्त हो रहे हैं, देख करके बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहता हूं प्यारे बच्चों, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहां पर एक लिंक दिया गया है, प्लीज़ आप उस लिंक पर क्लिक करें और उस लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करवाएं आपके इस जेईई मेंस के क्रैश कोर्स की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के लिए, जो बिल्कुल फ्री है। ठीक है प्यारे बच्चों। साथ ही साथ जो बच्चे कोटा आकर जेईई एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं उनको भी मैं बता दूं कि उनके लिए एक लिमिटेड सीट्स वाला एक बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी डेट है प्यारे बच्चों 27 जनवरी। तो प्लीज़ प्रायर रजिस्ट्रेशन कराएं और उस बैच को अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको ज्वाइन करके अपने जेईई एडवांस की सक्सेस को प्यारे बच्चों श्योरिटी में कन्वर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। हाँ प्यारे बच्चों, करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ रुख। क्या कह रहा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अटैच्ड टू स्प्रिंग एंड एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। ओके प्यारे बच्चों, हाँ जी, द टाइम एट विच द मैक्सिमम स्पीड फर्स्ट अगर्स, आपको वो टाइम बताना है जिस इंस्टेंट पर, हाँ जी, मैक्सिमम स्पीड आ रही होगी पहली बार। यार इक्वेशन को देख करके प्यारे बच्चों में समझना होगा कि यार ये एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है। तो आपको प्यारे बच्चों एसएचएम की इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। एसएचएम की इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग एक फेजर डायग्राम होता है ना, वो फेजर डायग्राम हमें प्लॉट करना आना चाहिए। अगर वो दोनों चीज़ें हमें अच्छे से आती हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम किसी तरह की होगी। अब यार फेजर तो मैं नहीं आपको सिखा सकता, मतलब समझाने में प्रॉब्लम है, लेकिन एक काम करते हैं ना, फटाफट से उससे कुछ रिजल्ट्स ऑब्टेन करते हैं और रिजल्ट्स को प्यारे बच्चों अप्लाई करके देखते हैं। क्लियर है। तो मैं 10 मिनट का आपका यहाँ थ्योरी का एक सेशन लेने वाला हूँ। इस 10 मिनट के थ्योरी के सेशन में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा जिससे आपको इसके बारे में समझ में आ जाएगा। बाकी जिन लोगों को आता है कोई दिक्कत ही नहीं है, उनके तो मज़े हैं, फटाफट से प्यारे बच्चों आगे बढ़ जाओ। सवाल को सॉल्व करने में टाइम भी ज़्यादा लगने वाला नहीं है। क्लियर है। तो इससे पहले, इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, ए साइन ओमेगा टी, ओके, और प्यारे बच्चों ए कॉस ओमेगा टी, ओके, ये दोनों ही इक्वेशन किसको बताती हैं, ये दोनों ही इक्वेशन प्यारे बच्चों एसएचएम को बताती हैं। क्लियर है। बस आप ध्यान रखें क्या, कि जब पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, तो आपको कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंट पर फेज एंगल याद होना चाहिए। जैसे अगर आप t इज इक्वल्स टू 0 पर यहाँ से एसएचएम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कहाँ से, मीन पोजीशन पर आप t बराबर 0 मान करके चल रहे हैं, यह है प्यारे बच्चों प्लस a, ये है माइनस, और पार्टिकल इधर जा रहा है, तो इस केस में प्यारे बच्चों जो इनिशियल एंगल होता है वो फाई नॉट हमेशा 0 होता है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन होती है, दैट इक्वेशन इज x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। कुछ पर्टिकुलर केसेस में आपको याद करवा दूंगा, उसके अलावा ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है। प्यारे बच्चों, अगर आप इक्वेशन को ऑब्जर्व करते हैं यहाँ से, यानी कि पार्टिकल के लिए आप t इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पर मानते हैं, क्लियर है, तो इस सिचुएशन में प्यारे बच्चों जो फेज एंगल होता है, दैट फेज एंगल इज π/2। क्लियर है। और इस सिचुएशन में जो इक्वेशन होती है स्टूडेंट्स, वो होती है a साइन ओमेगा टी प्लस π/2। क्लियर है प्यारे बच्चों। और तीसरी सिचुएशन में अगर मान लीजिए, हाँ जी, आगे बढ़ाऊँ क्या, धीरे धीरे आगे बढ़ाता रहूँ, नहीं सर अभी बता दो आप, है ना। अगर प्यारे बच्चों इसी में, अब मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, बस मैं पोजीशन के साथ एक छोटा सा डायग्राम आपको बना रहा हूँ जिससे आपको सब समझ में आ जाएगा कि कब कौन सा फेज एंगल मुझे लेना है। तो उस फेज एंगल के हिसाब से प्यारे बच्चों, अगर पार्टिकल -a पर है, t बराबर 0 पर आपके हिसाब से, तो इस सिचुएशन में यू विल टेक द फेज एंगल 3π/2।
ओके, पार्टिकल t बराबर 0 पर है और इस पोजीशन पर इधर की तरफ जा रहा है, तो आप प्यारे बच्चों इस केस में फेज एंगल लेंगे कितना, ये फेज एंगल लेंगे पाई। याद रखना है भाई साहब, क्लियर है। और लास्ट घूम फिर करके अगर ये वापस यहीं पर आ गया है ना, एक चक्कर काटने के बाद, खैर इसकी तो आवश्यकता नहीं है, तो प्लीज़ ये वाले फेज एंगल प्यारे बच्चों आप याद रखें। अब देखो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 क्या होता है सर, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 का मतलब होता है ए कॉस ओमेगा टी। तो है तो ये भी SHM, लेकिन इस SHM का मतलब है यू स्टार्ट टू ऑब्जर्व द SHM फ्रॉम दिस पोजीशन प्लस ए, दैट इज एट t इज इक्वल्स टू 0। तो इसलिए साइन और कॉस में इस बात का प्यारे बच्चों ध्यान रख करके अपने को चलना है। बाकी मैं धीरे धीरे आपको कुछ चीज़ें बताता रहूँगा जिससे आपको फेजर वेजर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 2 cos ओमेगा टी आपको गिवन है, तो ऑब्वियस आप सभी जानते हैं व्हाट इज दिस, सो दिस इज एम्पलीट्यूड, द टाइम एट विच द मैक्सिमम स्पीड फर्स्ट अकर्स। तो भाई एक बात बताओ प्यारे बच्चों, इस डायग्राम को अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या इस डायग्राम को ध्यान से देखने पर मुझे इतना समझ में आ रहा है कि पार्टिकल यहाँ पर है आपके हिसाब से जब आप टाइम काउंट कर रहे हैं, यही है ना, क्योंकि कॉस का टर्म आ रहा है। कॉस के टर्म को जब पाई बाई 2 के साथ जोड़ेंगे तो ऑब्वियस है क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्वल्स टू 0.2, हाँ जी, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब सोचो यहाँ है पार्टिकल, तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, इसकी मैक्सिमम स्पीड तक का टाइम कैलकुलेट करो। कब होगी इसकी स्पीड मैक्सिमम, सर ये इस पोजीशन पर जब आएगा तो इस इंस्टेंट पर प्यारे बच्चों इसकी स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इसको यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा, क्लियर है। और यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम कितना होता है भाई, सर यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम होता है प्यारे बच्चों t/4। कितना टाइम होता है, t/4। तो बस अपना काम हो गया है भैया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, है ना। तो जरा देखें फटाफट से, क्या ये आपके पास है इस इक्वेशन में एम्पलीट्यूड, यस सर। तो क्या एम्पलीट्यूड को लिख सकता हूँ, यहाँ से कितना ये आ जाएगा सर 2 सेंटीमीटर, चूँकि t इज इक्वल्स टू 0 पर x इज इक्वल्स टू 2, ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है, कितने पर है, और मैं देखो साफ साफ लिख रहा हूँ, तो इसको कितना लगने वाला है टाइम, 1/4 ऑफ द टोटल टाइम पीरियड। तो रिक्वायर्ड टाइम पीरियड कितना हुआ, t/4। तो जरा सोचिए ओमेगा कितना होता है 2π/t, क्या इसको कंपेयर कर देंगे तो यहाँ से ओमेगा कितना आ जाएगा, क्या ओमेगा पाई आ जाएगा, लो जी रखा, ओमेगा पाई आ गया। तो टाइम कितना है बेटे, टाइम है सर t/4। तो यहाँ पे बेटे मैं t/4 को मुझे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से टाइम पीरियड 2 सेकेंड, तो क्या 2/4 से इट कम्स आउट टू बी 1/2, यानी कि 0.5 सेकेंड आ जाएगा। तो क्लियर है। तो इक्वेशन कॉस में हो तो प्लीज़ इस बात का प्यारे बच्चों ध्यान रखना है कि पार्टिकल यहाँ से चल रहा होगा, यानी कि आई ऑब्जर्व द SHM एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0। ये ऑब्जर्वेशन का क्या फंडा होता है एक्चुअल में प्यारे बच्चों, SHM से रिलेटेड 2 बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहली इंपॉर्टेंट बात, जब हम SHM के बारे में बात करते हैं तो SHM है क्या एक्चुअली। SHM का मतलब है किसी बॉडी को उसके स्टेबल इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस कर देना। किससे डिस्प्लेस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिए। कैसे इक्विलिब्रियम से, स्टेबल इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस कर देना। जब आप किसी बॉडी को उसके स्टेबल इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस करते हैं तो बॉडी क्या करती है प्यारे बच्चों, तो बॉडी एक्चुअल में SHM परफॉर्म करती है। सोचो अगर इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होता, हल्का सा आप इसको यहाँ से शिफ्ट कर देते, तो क्या ये SHM कभी कर पाती, क्या ये वापस कभी मीन पोजीशन की तरफ आ पाती, नहीं आ पाती ना। तो पहली बात SHM के लिए इक्विलिब्रियम कैसा होना चाहिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। दूसरा, once a body is set into SHM then it will perform SHM up to infinite time। प्यारे बच्चों एक बार सोचो, आपने इस बॉल को यहाँ से छोड़ दिया तो अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो क्या इट विल ऑसिलेट अप टू इनफाइनाइट टाइम। यानी कि इसका मतलब आप समझ के चलें कि मान लीजिए कोई रूम था, इस रूम के अंदर एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम था, इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को मैंने 2000 में डिस्प्लेस करके छोड़ा और अब मैं 2020 में आया और सोचो सब चीज़ें आइडियल हैं, स्प्रिंग में कोई फैटिग नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो क्या ये अभी भी आपको उसी प्रकार ऑसिलेट करता हुआ मिलेगा। यस, दैट इज द पॉइंट।
तो फिर से टाइम के क्या मायने हैं, तो टाइम के प्यारे बच्चों यहाँ पे मायने हैं द टाइम इज द इंस्टेंट, क्योंकि इसकी जिंदगी जो है ना हर बार 0 से लेकर के t तक ही चलेगी। 0 से t एक ऑसिलेशन, t से 2t दूसरा ऑसिलेशन, 3t 2t से 3t तीसरा ऑसिलेशन, लेकिन इसकी ज़िंदगी में सब कुछ उसी तरह से तो चल रहा होगा। तो इसलिए पहली बात तो मैं हमेशा टाइम पीरियड की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे इसके एक ही ऑसिलेशन में सब चीज़ों को देखना है, क्योंकि उसके बाद तो इसकी ज़िंदगी फिर रिपीट होने वाली है। तभी सारे के सारे फंक्शन क्या होते हैं प्यारे बच्चों, पीरियोडिक भी होते हैं। क्लियर है ना। तो दूसरी बात प्यारे बच्चों ये कि यहाँ पे 0 से t का मतलब है when I start to observe this HM, then I set that this time is say t is equals to 0. When I start to observe the SHM at this point. So this is a very important point कि टाइम के यहाँ पे क्या मायने। टाइम के ये मायने नहीं मैंने इसको कब डिस्प्लेस करके छोड़ा था और ये ऑसिलेट कर रहा है, नहीं यार, ऑसिलेट तो हमेशा करता रहेगा, इट इज इनफाइनाइट लूप, चलता रहेगा चलता रहेगा। आपने कब देखना शुरू किया, यहां से देखना शुरू किया तो आपके लिए ये टाइम t0 होगा, यहां से देखना शुरू किया तो आपके लिए ये टाइम t = 0 होगा। इज दैट क्लियर। इसलिए किसी भी इक्वेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप इक्वेशन लिख रहे हैं तो उसमें जो आप फेज लिख रहे हैं उस फेज के मायने ही ये हैं जो मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों। ये इस फेज के मायने ये कि when I start to observe SHM when the particle is passing through its mean position, ये रहा, इसलिए मैंने phi naught को 0 रखा। Yes, I start to observe the SHM when the particle is at its extreme position, और यहाँ से यहाँ आना चालू कर रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? Yes, तो ये इसीलिए फेज एंगल की यहाँ पे प्यारे बच्चों एक इंपॉर्टेंस है। क्लियर है। तो आशा करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। धीरे धीरे इस थ्योरी को हम अगर आपस में कनेक्ट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बेटे, क्रैश कोर्स है, तुम्हें लगता होगा, लेकिन मुझे भी कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्शन में दिक्कत तो आती ही है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मैं आपको ऐसे बताऊँ कि बस चीज़ें एक बार कनेक्ट हो जाएं, मैं और आप एक बार किस में आ जाएं, रेजोनेंस में आ जाएं। क्लियर है ना। चलिए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आगे और फिर कुछ नई चीज़ फिर सीखेंगे। हर सवाल में मैं आपको धीरे धीरे थ्योरी का टच देता जाऊंगा, जिससे क्या होगा कि आपको लगेगा अरे यार हाँ, जो लिखा हुआ है कम से कम वो वाली बात सर ने बताई तो थी। क्लियर है। चलिए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। A particle performs simple harmonic motion with amplitude A. Its speed is doubled at the instant that is at a distance 2a/3 from equilibrium position. The new amplitude of SHM प्यारे बच्चों आपसे पूछ रहा है ना। किसी भी तरह से हमने इसकी वेलोसिटी को क्या कर दिया है, डबल कर दिया है, तो आपसे प्यारे बच्चों उसका नया एम्पलीट्यूड पूछ रहा है। तो फटाफट से सॉल्व कीजिए, बताइए क्या इसका आंसर आ रहा है ना। इतना मैं भी प्यारे बच्चों उसको सॉल्व करता हूँ। जब भी कभी बोले यार SHM कर रहा है एक पार्टिकल, तो भैया ये तो बनाना ही अपने को, ये प्लस ए है प्यारे बच्चों, ये क्या है माइनस ए, और ये मेरे पास क्या है भाई, मीन पोजीशन है। क्लियर है प्यारे बच्चों। अच्छा, एक बात आप सभी जानते हैं कि जो वेलोसिटी का फार्मूला होता है दैट इज ω√a² - x²। भाई यहाँ से देखो, ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन क्या करता है, प्रोपेगेट करता है। x = 0 पर वेलोसिटी ±a ω होगी, x ± a पर वेलोसिटी क्या होगी प्यारे बच्चों, 0 होगी। हर x पर वेलोसिटी आपको ऑलरेडी डिफाइंड होगी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, क्या बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे बच्चों, मीन पोजीशन से बराबर डिस्टेंस पर है ना वेलोसिटी वेक्टर, क्योंकि देखो जो स्पीड यहाँ पर है वही तो यहाँ पर है, लेकिन आप सोचें तो डायरेक्शन के हिसाब से वेलोसिटी इन दोनों पॉइंट्स पर प्यारे बच्चों सेम भी हो सकती है, डायरेक्शन में भी और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड में भी। क्लियर है। चलिए खैर, ये सारी हो गई इसकी एक्सप्लेनेशन, ये फार्मूला। अच्छा, एक और छोटी सी बात, v और x का ग्राफ कैसा होता है, हाँ जी ये बताएंगे आप मुझे किस में, कमेंट बॉक्स में। वैसे मैंने बता ही दिया कि v और x का ग्राफ क्या होता है प्यारे बच्चों, एलिप्स होता है, ये आप लोगों को बताना होगा। तो ये सारी बातें हमें क्लियर हो गई, vx का ग्राफ हो गया, सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब सॉल्यूशन पर पहुंचते हैं क्वेश्चन के। हाँ जी, किस इंस्टेंट पर, जब ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से 2a/3 पर है, किस पर है 2a/3 पर, तो इसकी वेलोसिटी को क्या कर दिया प्यारे बच्चों, डबल कर दिया गया है। देखिए क्या ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, यस सर, दैट v = ω√a² - x²। चलो भाई लोगों, जब x कहाँ पर है प्यारे बच्चों, सर जब x 2a/3 पर है, तो यहाँ रख दिया भाई 2a/3। ये प्यारे बच्चों मेरे पास उस समय वेलोसिटी आ गई है। क्लियर हो गई बात, कितनी, ω√5
a/3। अब आपसे कह रहा है नए एसएचएम में पार्टिकल की स्पीड को क्या कर दिया गया है। ओके बेटा, फिर आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि जो इसकी स्पीड है उसको कितना कर दिया गया है, इसकी स्पीड को ट्रिपल्ड कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? ट्रिपल। अगर आप चाहें तो बेटे एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ें प्यारे बच्चों। ये क्या था सर? ये था इसका प्लस ए, ये क्या था प्यारे बच्चों? माइनस ए। ये थी हमारे पास मीन पोजीशन। अब पार्टिकल किसी 2a/3 पर जब है ना, यहाँ से गुजर रहा है, तो इसकी नई वेलोसिटी को क्या कर दिया गया है प्यारे बच्चों? ट्रिपल्ड कर दिया गया है 3 टाइम्स, जो इसकी पहले यहाँ पर थी। ये एक्चुअल में क्वेश्चन है। क्लियर है? तो कमाल की बात ये, कोई फोर्स तो बढ़ नहीं रहा है। जब फोर्स नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब इसकी मीन पोजीशन वही रहेगी प्यारे बच्चों जो थी। क्लियर है? तो अब क्या करना है सर? इस v का 3v कर देना है। ओमेगा प्यारे बच्चों उतनी ही है ना, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आने वाला है। ए न्यू यानी कि नया एम्पलीट्यूड आपसे पूछ रहा है। x कितना है सर? x की वैल्यू तो अभी भी प्यारे बच्चों 2a/3 है। यहाँ ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे, सब छम्मा छम्मा हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो जो नया एम्पलीट्यूड आएगा वो कितना आएगा प्यारे बच्चों? इट कम्स आउट टू बी 7a/3। क्लियर है? तो आइए फटाफट से देखें, एक बार फिर से पढ़ दूँ सवाल। ए पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड ए, इट्स स्पीड इज ओ। यहाँ ट्रिपल्ड की जगह ट्रिपल्ड कर सकते हैं, है ना बेटे? यस, इसको ट्रिपल्ड कर दीजिए। क्लियर है? तो आशा करता हूँ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन प्यारे बच्चों सी सही होगा। अब मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा एसएचएम में, जिसमें मीन पोजीशन चेंज हो जाती है, जिसमें प्यारे बच्चों ओमेगा भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो उसकी भी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस मैं आपको धीरे धीरे कराता रहूँगा, क्योंकि फिजिक्स में कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आप ट्रस्ट रखिए, लेक्चर को, पूरे लेक्चर को ध्यान से पढ़ेंगे और चीज़ों को कनेक्ट करते रहेंगे तो एट द एंड ऑफ द लेक्चर यू विल सी, अरे यार हाँ, एक पर्टिकुलर सेक्शन तो कम से कम मैंने ढंग से सीखा है। क्लियर है? चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ प्यारे बच्चों, बीच में एक सवाल इस वाला मैंने आपको जान के दिया है। ये क्वेश्चन आप देखें, फटाफट से चेक करें और कैलकुलेट करें कि इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी। आंसर मुझे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजें। ये रही इसकी इक्वेशन। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ प्यारे बच्चों करते हैं अगला सवाल। ए पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 5 सेंटीमीटर व्हेन द पार्टिकल इज एट अ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी ओके इन SI यूनिट्स इज इक्वल टू दैट ऑफ एक्सेलरेशन। क्लियर है प्यारे बच्चों? मैग्नीट्यूड बराबर है। तो आपसे कह रहा है कि बताइए इसका टाइम पीरियड क्या होगा। भाई पूरे के पूरे एसएचएम में बेटे दिमाग लगाओ, छोटा सा क्या कि पूरे के पूरे एसएचएम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मीन पोजीशन। दूसरी चीज़ होती है प्यारे बच्चों, ये क्या है? एम्पलीट्यूड, जो हमेशा आपको गिवन होगा, नहीं दिया हो तो पता होना चाहिए। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों अगर ओमेगा मिल जाए तो काम हो जाए, क्योंकि ओमेगा है भाई 2π/t जो कि टाइम पीरियड है। प्यारे बच्चों इतना तो पता होना ही चाहिए जब कोई बॉडी क्या कर रही है? एसएचएम कर रही होगी। क्लियर है? चलिए अब आपसे कह रहा है पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक करता है जिसका एम्पलीट्यूड कितना है? 5 सेंटीमीटर। लो जी मज़ा आ गया। ये भाई साहब प्लस 5 सेंटीमीटर और ये कितना जी सर? ये -5 सेंटीमीटर। व्हेन द पार्टिकल इज एट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन, यानी कि भाई पार्टिकल बाबू कहाँ है? क्या पार्टिकल कुछ इस जगह पर है, यानी कि 4 पर। तो इस जगह पर प्यारे बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या लिखूं? वेलोसिटी को लिख सकता हूं क्या? ओमेगा √a² प्यारे बच्चों -x²। ओके ये और एक्सेलरेशन क्या होता है सर? एक्सेलरेशन है ω²x। तो प्यारे बच्चों इसमें x को क्या लिखना है सर? x को लिखना है मुझे 4 सेंटीमीटर। और क्या प्यारे बच्चों इनके जो मैग्नीट्यूड्स हैं दीज शुड बी इक्वल। इज दैट क्लियर? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बस बात खत्म हो गई। अगर इनके मैग्नीट्यूड को क्या कर देना है? मुझे बराबर कर देना है। तो सॉल्व करके मैं क्या कर सकता हूँ? इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकता हूँ। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो देखिए पहली इक्वेशन ये, दूसरी ये, दोनों को इक्वेट कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। तो मेरे पास यहाँ से अगर आप देखें प्यारे बच्चों तो मेरे पास आ जाएगा दैट 3 इज इक्वल्स टू 4 ओमेगा, सो दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू 3/4 एंड द टाइम पीरियड इज व्हाट सर? 2π/ओमेगा, दैट इज 2π/3 और ये मेरे पास आ गया 4, इज दिस बी 8π/3।
ओके, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि भाई इसका कौन सा ऑप्शन प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन सही होगा। तो आशा करता हूँ सारे फार्मूले याद हो रहे होंगे। फिर एक छोटी सी बात बता दूँ, यहीं से एक इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स में प्यारे बच्चों जो ग्राफ होता है किसका, a वर्सेस x का, वो होती है एक कौन सी लाइन, एक स्ट्रेट लाइन होती है। ध्यान रखना है आप लोगों को, क्या होती है प्यारे बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन होती है। और इस स्ट्रेट लाइन में ये जो थीटा का टेन थीटा होगा, दिस टेन थीटा विल गिव ओमेगा स्क्वायर। ओके, हाँ जी, तो पहचान लें जरूर कुछ क्वेश्चंस को, अगर कहीं ऐसा दिया हो ग्राफ कैसा होगा और इसका स्लोप कैसा होगा तो हम बता सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हसरतें दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें, तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। हाँ जी प्यारे बच्चों, तो फिर एक क्वेश्चन छोटा सा बीच में मैंने फिर इंट्रोड्यूस कर दिया। ये क्वेश्चन आपको गिवन है, फटाफट से इसका एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड ऑफ मोशन का आपको बताना है, और प्लीज़ आंसर कहाँ लिखना है, इसका आंसर फिर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना होगा। चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो बात करें टू पार्टिकल्स आर इन एसएचएम। भैया अब एसएचएम के दो पार्टिकल एक साथ आने वाले हैं, ध्यान रखना, मजा आएगा। स्ट्रेट लाइन विद एम्पलीट्यूड a and 2a and with the same angular frequency omega, it is observed that when first particle is at a distance a by root 2 from origin and is going towards mean position, the other particle is at extreme position on the other side of the mean position. Find the phase difference between these two particles. आपसे कह रहा है इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का फेज डिफरेंस क्या कीजिए प्यारे बच्चों, कैलकुलेट कीजिए, है ना। अजीब सा लग रहा है सवाल, लेकिन भाई ऐसे ही सवाल आपको करने होंगे, प्लीज़ ध्यान दीजिए। तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं, इसके डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं, कहना क्या चाह रहा है। हाँ भाई, एक ये रहा और एक ये रहा। प्यारे बच्चों ये प्लस ए, ये वाला माइनस ए, ये प्लस 2a, ये वाला माइनस 2a। क्लियर है प्यारे बच्चों। हाँ जी, क्योंकि मैं आपको बता दूं अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, मैं दो पार्टिकल के फेजरों के झगड़े आने वाले हैं। अब फर्स्ट पार्टिकल कहाँ है, फर्स्ट पार्टिकल इज एट अ डिस्टेंस a by √2 फ्रॉम ओरिजिन एंड गोइंग टूवर्ड्स मीन पोजिशन। इसका मतलब यहाँ पर है। अच्छा बेटे इसमें भी दो बातें हैं, क्या इसमें दो बातें हैं कि यार यहाँ पर है इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, क्योंकि केवल एक्स से किसी पोजीशन से पार्टिकल के डायरेक्शन ऑफ मोशन डिसाइड नहीं होते। इसलिए यहाँ पर एसएचएम में कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक्स के साथ साथ प्यारे बच्चों वी से भी मिलती है। क्लियर है। तो ये हुआ a by √2 पर। अब बताओ ये वाला है या ये वाला है। सर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a by √2 फ्रॉम ओरिजिन एंड गोइंग टूवर्ड्स मीन पोजिशन। तो सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो बात आप कर रहे हैं वो इस वाले की कर रहे हैं। क्लियर है। चलिए तो ये तो हो गया कंफर्म, इसकी कहानी तो समझ में आ रही है। दूसरी कहानी क्या है, दूसरी कहानी ये है सर कि दूसरा पार्टिकल यहाँ पर है, ये देखो यहाँ पर है, ये है सेकंड सिचुएशन। अब दोनों के बीच का क्या पूछ रहा है, फेज डिफरेंस पूछ रहा है। अब भाई देखो बेटे वैसे तो फेज डिफरेंस याद होने चाहिए, अगर नहीं याद है तो आपको आने चाहिए, और फेज डिफरेंस निकालने का मैं आपको तरीका समझाता हूँ फेज़र से। कि आप मुझे 2 से 3 मिनट अगर देंगे तो मैं पूरा का पूरा फेज़र आपके सामने रख दूंगा, लेकिन ध्यान रखना आपको केवल और केवल समझना नहीं है, याद रखना है चीज़ों को, क्योंकि समझाने का समय हमारे पास नहीं है। तो आइए लेट्स अंडरस्टैंड लिटिल बिट अबाउट दिस फेज़र डायग्राम। ओके, पता नहीं क्या है सर ये, आप बार बार फेज़र कर रहे हो। तो मैं याद होगा प्यारे बच्चों ये सर्कल बनाते थे एसएचएम की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो क्या करना होता है फेज़र डायग्राम में, सबसे पहले तो आप एसएचएम बनाइए। ये रहा आपका एसएचएम। सर्कल को नहीं देखना है, किसको देखना है, एसएचएम को देखना है। ये है प्लस ए, ये है प्यारे बच्चों माइनस ए। क्लियर है। ये है आपका एसएचएम।
फिर जितना ए एम्पलीट्यूड है इतनी रेडियस का एक सर्कल बनाना है, ठीक है ना। मैंने इतनी रेडियस का एक सर्कल बना दिया है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। अब पार्टिकल कहाँ है ये मुझे ढूंढना है। मेरा पार्टिकल सपोज, हाँ प्यारे बच्चों, कहाँ से एसएचएम स्टार्ट हुआ, सपोज यहाँ से एसएचएम स्टार्ट हो रहा है, ऐसे 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 जा रहा है, ऐसे ऐसे और ऐसे। मान लो मैं तुमसे कह रहा हूँ यार पार्टिकल है a/2 पर, कहाँ पर है प्यारे बच्चों, यहाँ पर है। लेकिन यार a/2 पर दो जगह होगा, हाँ ये भी प्यारे बच्चों a/2 पर है। ऊपर वाला जो a/2 है उस पर वेलोसिटी की डायरेक्शन प्यारे बच्चों ये है, और जो नीचे वाला पार्टिकल है इस पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। प्लीज़ ध्यान से समझिए, नफ़े नुकसान को एक तरफ रखिए, पूरी की पूरी आस्था के साथ, ट्रस्ट के साथ प्यारे बच्चों मेरी बात को सुनने की कोशिश करें। विश्वास करना, लाइफ बदल जाएगी। प्लस a/2, अगर फेज़र नहीं आता ना तो देखो तुम्हें फेज़र कैसे आ जाएगा। अब क्या करना है बेटे, इस प्लस a/2 से एक लाइन ड्रॉ करनी है सर्कल पर, ओके। हाँ जी, प्लस a/2 से प्यारे बच्चों सर्कल पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन, ये वाला जो पॉइंट है इसके जस्ट नीचे है, तो ये भी a/2 ही होगा। अब इस a/2 पर मुझे सर्कल पर दो पॉइंट मिलेंगे, देखो एक ये वाला और प्यारे बच्चों एक ये वाला। ये जो दो पॉइंट्स हैं इनमें से एक तो ये वाला है और एक प्यारे बच्चों ये वाला है, ध्यान रखना। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन से वाला पॉइंट कौन सा है, इसका बहुत अच्छा तरीका है कि आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन पता है, ओके। तो आप जब फेज़र पढ़ते हैं तो मेरा जो पार्टिकल है, याद रखना है मेरा पार्टिकल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ से घूमना शुरू कर रहा है, देखो यहाँ से ऐसे। तो यहाँ पर जब मैं सर्कुलर मोशन को देखूंगा तो ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का ये कंपोनेंट प्यारे बच्चों मुझे एसएचएम की वेलोसिटी के बारे में बताता है। और जब ये पार्टिकल यहाँ आएगा तो यहाँ ये वेलोसिटी होगी, तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा प्यारे बच्चों मुझे ये v ऑफ एसएचएम के बारे में बताएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि व्हेन आई एम पार्टिकल, our particle is at this position, say this is 1, so this is corresponding to 1, and this position is, yes, say 2, so this position is 2, isn't it? तो ऐसे मैं क्या कर रहा हूँ, इस SHM से इस सर्कल पर पहुँच रहा हूँ। बाकी सारी बातें बाद का खेल है, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस SHM से इस सर्कल पर कैसे पहुंचा जाएगा। क्लियर है? तो SHM के एम्पलीट्यूड के बराबर इतने रेडियस का सर्कल ड्रॉ कीजिए, फिर इस सर्कल को ड्रॉ करके प्यारे बच्चों इन दोनों पॉइंट्स पर पहुंच जाइए। अच्छा, अब मुझे निकालना है फेज। अब फेज के लिए कुछ नहीं करना, यहाँ से ये देखो ये लाइन बनाई और प्यारे बच्चों ये एंगल निकाल लिया, बस ये एंगल इस वाली पार्टिकल का फेज होगा। और जब इसकी बात करेंगे तो इसके लिए मुझे ये वाला एंगल रिक्वायर्ड होगा, वो इस वाले का फेज होगा। क्लियर है? तो इससे मैं क्या कर सकता हूं, एंगल कैलकुलेट कर सकता हूं। अभी एंगल कैसे निकालना है ये भी मैं आपको प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो इस क्वेश्चन को जब अपन देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होने वाली होंगी। ये थोड़ा थोड़ा आशा करता हूँ समझ में आया कि सर एसएचएम से सर्कल कैसे बनाना है और एसएचएम की दी हुई पोजीशन में इन दो पोजीशन को सर्कल पर कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। इज दैट क्लियर? चलिए प्यारे बच्चों, अब हम करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो इस वाले क्वेश्चन में पहला जो पार्ट है वो आपसे क्या कह रहा है, पहले वाले पार्ट में आपसे कह रहा है कि पार्टिकल है प्लस a/√2 पर, लेकिन इधर की तरफ लौट रहा है। ओके, हाँ जी। तो इसका मतलब पहले मैं इसके हिसाब से फेजर बनाऊंगा, फिर मैं इसके हिसाब से प्यारे बच्चों फेजर बनाऊंगा। तो जरा देखते हैं कैसे बनता है इसका फेजर फिर इसका फेजर। कमाल की बात है, मैं इस क्वेश्चन को चाहूँ तो मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन नहीं करूँगा क्योंकि प्यारे बच्चों फेजर से बहुत कम टाइम में प्रॉब्लम क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। चलिए, हाँ जी, थैंक्स फॉर पेशेंस लिसनिंग। तो सबसे पहले इसका फेज़र बना रहा हूँ। इसका फेज़र जब मैं बनाऊँगा तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, हाँ जी ये रहा। अब मैं सीधे सर्कल पे बना रहा हूँ फेज़र ना, हाँ जी, ये प्लस ए, ये माइनस ए, पार्टिकल है a
√2 पर और a/√2 से इधर आ रहा है। इधर आने का मतलब हुआ प्यारे बच्चों ये वाला पॉइंट, इजंट इट, दैट इज द थिंग, ये वाला पॉइंट हुआ। अब सोचो फेज एंगल कितना होगा इसके लिए? इसके लिए फेज एंगल होगा पार्टिकल यहाँ से चल करके यहाँ, तो प्यारे बच्चों ये वाला एंगल, एंड इट कम्स आउट टू बी 135 डिग्री। कैसे? ध्यान से समझे। हाँ जी, इस वाले ट्रायंगल में, हाँ प्यारे बच्चों ये कितना है? ए है। क्या ये वाला a/√2 है? तो क्या ये वाला एंगल π/4 आ जाएगा? सोचो, ये वाला π/4 आ जाएगा और ये वाला एंगल कितना आएगा? क्या ये π/2 आ जाएगा? तो π/2 प्लस π/4 जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 135 डिग्री आएगा। चलो इसको लोकेट करते हैं। इसको लोकेट करने के लिए, हाँ जी, a या 2a? सर 2a पर यहाँ है पार्टिकल, अगर आप ध्यान से देखें। क्लियर है? अच्छा, यहाँ से शुरू करना है तो इसका जो फेज एंगल होगा वो ये होगा। तो ये कितना? π/2, ये कितना? π/2, ये कितना? π/2। तो टोटल इसका जो फेज होगा प्यारे बच्चों φ2, दैट φ2 इज इक्वल्स टू, यस, 3π/2। क्लियर है? अब मुझे निकालना है दोनों का डिफरेंस, एंगल ही तो फाइंड करना है यार। यानी कि काम करते हैं, ये जो दो डायग्राम मुझे यहाँ पर प्यारे बच्चों इसने बना करके दिए हैं, इन दोनों के दोनों डायग्राम को एक ही जगह पर फटाफट से बना लेता हूँ। एक है यहाँ पर, कितना एंगल है सर? 135। और एक है प्यारे बच्चों यहाँ पर, और इसका एंगल कितना है? इसका एंगल है मेरे पास, हाँ जी, ये वाला। तो ये एंगल क्या कहलाया? ये कहलाया φ1 और ये कहलाया φ2। तो क्या φ2 माइनस φ1 हो जाएगा? हाँ बेटे, क्या 270 माइनस 135 डिग्री से क्या प्यारे बच्चों मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा कितना? हाँ भाई, क्या क्या ऑप्शन गिवन है मेरे पास? क्या क्या ऑप्शन गिवन है स्टूडेंट्स? अगर ध्यान से देखें तो सर इसके जो ऑप्शंस हैं, दैट ऑप्शन इज़ 135 डिग्री। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन प्यारे बच्चों सी सही होगा। क्लियर है? तो थोड़ा सा फेज़र बनाने की प्रैक्टिस हम लोगों को करनी है। अगर एक बार हमें फेज़र बनाना आ जाए तो फेज़र से सारी चीज़ें सट क्लियर होती चली जाती हैं। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ इसको टाइम दें प्यारे बच्चों, ताकि मैं चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझा सकूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल, है ना। अभी मैं फेज़र की प्रैक्टिस जारी रखूँगा। ध्यान रखना है आप लोगों को कि हमें कैसे पार्टिकल्स की पोजीशन को और आइडेंटिफाई करना है। कुछ एकलव्य तो होंगे जिन्हें सर की बात पे विश्वास होगा, कहने लगा हाँ यार कुछ भी हो जाए मैं उसे समझ के मानूंगा। और अगर आपने इसको समझ लिया ना तो फिर आप देखना कि आपके SHM के सवाल कैसे हो जाएंगे। अगले क्वेश्चंस में मैं फेज़र को ही यूज़ करूँगा, तो उससे क्या होगा, थोड़ा प्रॉब्लम्स आपके प्यारे बच्चों ईजी सॉल्व हो जाएगी। कुछ लोग इसको y पे पढ़ते हैं, अपन इसको कहाँ पढ़ते हैं? x पर पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि x पर अपना पार्टिकल ऐसे चलता है, तो जो सर्कल के हिसाब से जब देखते हैं ऐसे, तो हमारा सर्कल क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो उससे इसको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाता है। और फिर मैं तुमसे बोल ही रहा हूँ, कोई दिक्कत है तो प्रीवियस लेक्चर को प्यारे बच्चों फॉलो करो, लेकिन स्पीडली फॉलो करो। अब हो क्या रहा है, तुम पुराने लेक्चर को देख रहे हो और पीछे ही मंझे जा रहे हो। अरे स्पीड से आगे बढ़ो ना यार, क्योंकि यहाँ भी तो चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं। चलिए खैर प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। क्लियर है? हाँ जी, हाँ प्यारे बच्चों करते हैं अगला क्वेश्चन। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, टू कांस्टेंट masses m1 and m2 are suspended together by a massless spring of spring constant k. When the masses are in equilibrium, then m1 is removed without disturbing the system, then the angular frequency of the oscillation of m2। भाई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि देखो इससे कितनी सारी चीज़ें मैं आपकी कनेक्ट करने वाला हूँ इसी एक क्वेश्चन से। पहली बात तो हमेशा ध्यान रखें क्या, कि किसी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए, किसके लिए प्यारे बच्चों, किसी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का जो टाइम पीरियड होता है, दैट टाइम पीरियड इज 2π√m/k। इस बात को हमेशा ध्यान रखें प्यारे बच्चों। चाहे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम प्यारे बच्चों हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड हो, चाहे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वर्टिकली प्लेस्ड हो, समझ में आ रहा है, चाहे आपका ये पूरा का पूरा सिस्टम प्यारे बच्चों किसी इनक्लाइन प्लेन पर प्लेस्ड हो,
या एक और छोटा सा केस मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए कोई कांस्टेंट फोर्स F लग रहा हो तो भी इसका जो टाइम पीरियड होता है प्यारे बच्चों वो 2π√m/k ही होता है। ये अपने को रिजल्ट याद रखना है। क्लियर है ना कि किसी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड हमेशा 2π√m/k होता है। कोई भी कांस्टेंट फोर्स लग रहा हो तो टाइम पीरियड में चेंज नहीं होता। जैसे सोचो यहाँ पर क्या लग रहा है, क्या यहाँ mg लग रहा है, यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर प्यारे बच्चों mg साइन थीटा नहीं लग रहा। सोच के देखो तो क्या अलग अलग सिचुएशन में बड़े ही फोर्सेस लग रहे हो लेकिन टाइम पीरियड हमेशा कितना रहता है 2π√m/k होता है। ये तो है कहानी टाइम पीरियड की। एक इंपॉर्टेंट टर्म जिसे हम बार बार क्या बोल रहे हैं प्यारे बच्चों सर, जिसे हम बोल रहे हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन इज द पोजीशन वेयर एक्सेलरेशन इज जीरो, यानी कि बॉडी पर प्यारे बच्चों फोर्सेस क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं और हमारी जो बॉडी है वो बॉडी मीन पोजीशन के अबाउट ही ऑसिलेट करती है। ये बात आप अच्छे से समझ लें। क्यों? क्योंकि पहले कोई बॉडी अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट पर रही होगी और इस स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट से आपने इसको क्या किया होगा, हाँ चल भाई क्या कर रही है, हल्को इसको थोड़ा सा घुमाया फिराया होगा तो यहाँ से अब इसने एक बार ऑसिलेशन करने शुरू कर दिए तो ये मीन पोजीशन के अबाउट क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही होगी। इज दैट क्लियर? और प्यारे बच्चों एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन क्या है? एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन होती है स्टूडेंट्स v बराबर 0 से a बराबर 0 के बीच की जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों, ये डिस्टेंस क्या कहलाती है? एक्चुअल में एम्पलीट्यूड कहलाती है। वैसे तो हमने पढ़ा है कि यार मीन पोजीशन के एक और के मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहते हैं, यही पढ़ा है ना। इसका फिर भी एक बहुत अच्छा तरीका ये भी से भी समझ सकते हैं कि a0 से v0 के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है? एम्पलीट्यूड कहलाती है। इतनी सी थ्योरी, आओ फटाफट से इस क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों अटैक करते हैं। के m1 m2, हाँ जी क्वेश्चन में कह रहा है द मास इज इन इक्विलिब्रियम पर m1 को रिमूव कर दिया गया विदाउट डिस्टर्बिंग द सिस्टम, देन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ m2 पूछ रहा है। वाओ सिंपल सा सवाल। क्या प्यारे बच्चों पहले इसका ओमेगा कितना है? सर ओमेगा है k/m1 + m2। यार एक बात बताओ, टाइम पीरियड 2π√m/k है तो भाई ओमेगा को 2π/t लिखूंगा तो क्या जो उसका ओमेगा है क्या वो k/m हो जाएगा ना। अब यहाँ पे क्या है, एक ब्लॉक है, दो ब्लॉक हैं, दो, तो मेरे पास क्या आ गया, क्या प्यारे बच्चों ये ओमेगा आ गया। अब सोचो कौन डी अटैच हुआ, मैंने m1 को रिमूव कर दिया है तो m1 को जैसे ही रिमूव किया तो जरा बताओ सिस्टम में क्या बचा, क्या सिस्टम में केवल कौन बचा है? m2। तो प्यारे बच्चों अब जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी क्या वो सिंपली k/m2 हो जाएगी। क्लियर है? तो मैं कह सकता हूँ कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन प्यारे बच्चों बी सही होगा। क्लियर है? तो भाई ध्यान रखना है अपने को, जब भी कभी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम दिया है तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में प्यारे बच्चों आपको सिस्टम को देखते ही क्या पता लग जाएगा, टाइम पीरियड या ओमेगा। ओमेगा पता लग जाएगा तो फिर तो सिस्टम में कुछ भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो सारा खेल किसका है? ओमेगा का है। और कभी कभी सिस्टम को देखते ही आपको ओमेगा का पता लग जाता है। अब प्यारे बच्चों देखो उसके ऊपर कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ये दो स्प्रिंग हैं, ये दो ब्लॉक्स आपको दिए गए हैं। सवाल क्या है, टू ब्लॉक्स सम कनेक्टेड स्प्रिंग ईच फोर्स कांस्टेंट इतने, द मास ए इज डिस्प्लेस्ड टू द लेफ्ट एंड बी टू द राइट बाय द सेम अमाउंट एंड रिलीज देन द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन आपसे प्यारे बच्चों पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ध्यान होना चाहिए सेम मास के ऑब्जेक्ट्स में। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर सेम मास के ऑब्जेक्ट इलास्टिकली कोलाइड करते हैं, क्या करते हैं? इलास्टिकली कोलाइड, तो प्यारे बच्चों इनकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है? इंटरचेंज हो जाती है। इसकी इसके पास चली गई और इसकी इसके पास चली गई। बस इतनी सी बात है, इतना सा अपने को प्यारे बच्चों ध्यान रखना है। अब सुनो, ये दोनों जो ब्लॉक्स हैं ये डिसकनेक्टेड हैं। एक्चुअली दिख रहा है ये चिपक के हैं लेकिन चिपके हुए नहीं है, अलग अलग हैं। अब देखो भाई, हाँ जी प्यारे बच्चों ये एक m मास का ब्लॉक, ये वो मीन पोजीशन और ये दूसरे वाला, हाँ जी ये यहाँ। अब ध्यान से सुनना, मज़ा आएगा। क्या इस वाले को इधर ले आए, कितना ले आए? इसको x ले आए, इसको भी इधर कितना ले आए प्यारे बच्चों? x ले आए। जब इसको यहाँ से रिलीज करेंगे तो क्या ये ऑब्वियस है, क्या यहाँ पर a कितना है प्यारे बच्चों? 0, यहाँ पे v कितना है? 0, तो क्या यही इसका एम्पलीट्यूड हो गया? अब सोचो यहाँ से ये चला और चल करके यहाँ पहुँचा, क्या इतनी देर में ये भी तो यहाँ आ गया? तो जब ये दोबारा मेन पोजीशन पर अब भिड़ेंगे
तो क्या इसकी वेलोसिटी v होगी और इसकी वेलोसिटी भी प्यारे बच्चों सेम v होगी, यानी कि इट इज़ द सेम केस। ये होगा तो टक्कर लगेगी तो इंस्टेंटेनियसली क्या अब ये वाला ब्लॉक, हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से वापस यहीं आएगा तो क्या दोबारा यहीं तक जाएगा? बड़ा प्यारा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। तो ये यहाँ गया, आगे जाता, लेकिन आगे जाने से इसने इसको रोक लिया तो इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। बस यहाँ गया, यहाँ से टकरा के वापस आ गया तुरंत। ध्यान से समझना, गया टकराया वापस आ गया। ये गया, आगे जाता, अगर ये ना होता तो क्या इसकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो गई। तो एक सिंगल ब्लॉक को समझे कि एक सिंगल ब्लॉक के साथ प्यारे बच्चों एक्चुअल में क्या हुआ है, इसको देखना है केवल। तो जब मैं इस वाले ब्लॉक को ध्यान से देखूंगा तो इस वाले ब्लॉक को, जिसका मास प्यारे बच्चों m था, ये बड़ा खुश हो करके यहाँ से चला था, है ना। इसका v तो 0 था, लेकिन इस पर इधर की तरफ एक रिस्टोरिंग फोर्स था। लेकिन जब ये यहाँ चला तो मान लो एक दीवार है और इस दीवार के लिए E बराबर मान लो 1 है, तो वेलोसिटी चेंज हो गई। ऐसे सोचो, क्योंकि वो ब्लॉक भी तो एक तरह से उस समय वहाँ पहुँचेगा। तो क्या ये यहाँ गया और टकरा करके वापस आया? तो सोचो अगर ये दीवार ना होती तो क्या बेटे ये यहाँ आगे जा कर के वापस आता, तो ये इसका टोटल टाइम पीरियड T 2π√m/k होता। लेकिन सोचो क्या इसकी ज़िंदगी में ये टाइम गायब हो गया है। वाह! तो क्या केवल कितना टाइम बचा सर? इसके पास बचा टाइम T/2, यानी कि इसका आधा। और इसका आधा कितना सर? इसका आधा यानी कि पाई, हाँ जी, √m/k। क्या क्लियर है? तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो ब्लॉक है जो ऑसिलेट कर रहा है, इसके ऑसिलेशन का अब जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों? वो होगा π√m/k। और जो इसका होगा वही क्या होगा इसका, क्योंकि जब ये यहाँ से आया तो यहाँ से, जब ये यहाँ तो यहाँ से ये भी आया, इसकी वेलोसिटी तुरंत चेंज हो गई। तो वैसे तो यूं चलता एक ब्लॉक, लेकिन सोचो यहाँ से जब आया तो यहाँ गया, एकदम से यहाँ रास्ता ख़त्म, फिर वापस, तो ये आधा जा रहा है। पहले पूरा जाके यूँ जाता, लेकिन अब यूँ जाके यूँ आ रहा है। तो ये टाइम कितना है? T/2, क्योंकि ये पूरा T होता तो ये T/2 होता। क्लियर है? तो मैं कह सकता हूँ कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है प्यारे बच्चों? इसका ऑप्शन C सही है। भावुक ना हो, के इक्विवेलेंट ना लगाएं मेरे दोस्त। पता लगा बड़े खुश हो रहे हूँ, वाह ये तो के इक्विवेलेंट है सर, और के इक्विवेलेंट से सॉल्व करके आप आंसर निकाल दें। नहीं, ये 2K वाले ऑप्शंस आपको प्यारे बच्चों मिसगाइड करने के लिए हैं। क्लियर है? था ना मज़ेदार सवाल? चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे और करते हैं। ये देखिए, अब आप इसमें गलती ना करें, ये समझ में आपको आना चाहिए बहुत बढ़िया तरीके से। ब्लॉक ऑफ मास इज कनेक्टेड बिटवीन टू स्ट्रिंग्स, इतने इज मेड टू ऑसिलेट, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन पूछ रहा है। टाइम पीरियड पूछा और ऑसिलेशन पूछे, दोनों का प्लीज़ ध्यान रखना है आप लोगों को। ये सिंपल सा सवाल है। अभी सर ने एक थ्योरम बताई थी। क्या थ्योरम बताई थी? कि किसी भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का प्यारे बच्चों टाइम पीरियड हमेशा कितना होता है? 2π√m/k होता है। अब एक बात और ध्यान रखें, हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं। कैसे जनरलाइज कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए ये स्प्रिंग के सीरीज कॉम्बिनेशन है ना। तो आप सभी जानते हैं इन दोनों को जब क्लब करेंगे तो क्या क्लब करके प्यारे बच्चों जो के इक्विवेलेंट आएगा, क्या वो K1 K2/K1 + K2 आएगा? तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा जो प्यारे बच्चों सिस्टम है, अब क्या वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये M और ये क्या है? के इक्विवेलेंट। तो टाइम पीरियड कितना आ गया? 2π√m/, यस, K1 K2/K1 + K2। तो फटाफट से NLM देखिए, रिवाइज कीजिए। वहाँ स्प्रिंग के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस प्यारे बच्चों आपको बताएं। मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, अगर स्प्रिंग इस तरह से कनेक्टेड होते हैं तो ये क्या कहलाता है सर? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है, जिसमें के इक्विवेलेंट प्यारे बच्चों K1 + K2 होता है। क्लियर है? और इसमें एक और केस जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हाँ जी, अगर ये ब्लॉक इन स्प्रिंग्स के प्यारे बच्चों बीच में फंस जाए, है ना, रजिया गुंडों में फंस गई, तो ये इट इज़ कंसीडर्ड लाइक व्हाट? इट इज़ कंसीडर्ड लाइक द पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट प्यारे बच्चों K1 + K2 ही होता है। तो क्या इसको मैं बना सकता हूँ कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, यस, के इक्विवेलेंट इंटू M। सो इट्स टाइम पीरियड वुड बी 2π√m/K1 + K2। भावुक ना हो, फ्रीक्वेंसी पूछी गई है तो प्यारे बच्चों उसको उल्टा करना ना भूलें, है ना। दैट फ्रीक्वेंसी इज, यस,
दैट इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, दैट इज अंडर द रूट ऑफ यस K1 प्लस K2 अपॉन m। क्लियर है? और साथ में आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई। क्लियर है? तो मैं कह सकता हूँ भाई इसका जो ऑप्शन है भाई वो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सर इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? आइए करते हैं अगला सवाल, धीरे धीरे और प्रैक्टिस बढ़ाते हैं। मैं तुम्हें क्वेश्चन करा पाऊँ या ना करा पाऊँ, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें इसके सारे के सारे रिजल्ट जरूर याद करवा दूंगा। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्या करना है यार, इन दोनों को कैसे दिए हैं, दोनों के दोनों। सर ये दोनों हैं पैरेलल, इसके साथ ये क्या है सीरीज, के कितना 2k। हाँ जी, तो क्या ये k और प्यारे बच्चों ये कितना 2k और ये क्या है m मास का ब्लॉक। फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है टाइम पीरियड, सर मुझसे पूछ रहा है टाइम पीरियड, तो व्हाट इज द टाइम पीरियड? द टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k इक्विवेलेंट। तो प्यारे बच्चों 2 पाई अंडर रूट m, और इसका जो k इक्विवेलेंट होगा क्या, दैट वुड बी यस K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 से प्यारे बच्चों इट कम्स आउट टू बी K2K अपॉन 3K, यानी कि 2K बाई 3, यस 2K बाई 3 यानी कि 3m अपॉन 2K। प्यारे बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। है कोई ऑप्शन? यस सर, इसका ऑप्शन प्यारे बच्चों बी सही होगा। क्लियर है? ओके। अच्छा मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं, एक सिस्टम तो मैं आपको बताना भूल ही गया। कौन सा सिस्टम? हाँ जी, अगर प्यारे बच्चों ये M1 M2 के ब्लॉक्स इस तरह से कनेक्टेड हो, है ना, क्या बोलते हैं आप इसको? सर इसको मैं बोलता हूँ टू बॉडी हार्मोनिक ऑसिलेटर, है ना भाई। क्या बोलता हूँ प्यारे बच्चों? टू बॉडी हार्मोनिक ऑसिलेटर, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है के। हाँ जी, होठ फड़फड़ा रहे होंगे। यस, इसका टाइम पीरियड होता है प्यारे बच्चों 2 पाई अंडर द रूट ऑफ म्यू बाई के, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम रिप्लेस कर सकते हैं एक म्यू मास के ब्लॉक से, और ये जो म्यू मास है वो क्या होता है? हाँ जी, रिड्यूस मास कहते हैं प्यारे बच्चों इसको, M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। क्लियर है? तो यानी कि इसका टाइम पीरियड ये होता है। कृपया करके आप लोग प्लीज़ इसको याद रखें। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों ये समझ में आ गया होगा। याद रखना है तो सारे के सारे स्प्रिंग कॉम्बिनेशंस आपके दिमाग में प्यारे बच्चों बैठ गए होंगे। चलिए करते हैं अगला सवाल। प्यारे बच्चों आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूँ आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। अब ये क्वेश्चन तो देखो वही है, लेकिन इसमें भी फिर एक नई चीज पैदा कर दी। द टू स्प्रिंग इतने इतने कनेक्टेड इतने, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ मास m इज f. If both K1 and K2 mere 4 times their original value, then the frequency of oscillation becomes. तो आपको frequency of oscillation बताना है। मेरे ख्याल से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, सक्षम हैं, तो कृपया इसका सॉल्यूशन देखें और प्यारे बच्चों समझ करके फटाफट से इस क्वेश्चन को टिक करें, क्योंकि पेपर में कहीं ना कहीं पूछा गया है। तो रिजल्ट आना, और रिजल्ट के बाद रिजल्ट में थोड़ी बहुत क्या करनी प्यारे बच्चों, थोड़ी बहुत छेड़खानी भी आप लोगों को करनी है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन वैसे तो न्यूटन्स लॉज का है, लेकिन मैंने वहाँ नहीं कराया क्योंकि यहाँ पर हमें इसको अच्छे से समझना है। इफ ए स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस K is cut into two parts A and B of length L and B 2:3, then the stiffness of the spring A is given by। आपसे कह रहा है स्प्रिंग A की स्टिफनेस, स्टिफनेस मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट। तो प्यारे बच्चों इस बात को अच्छे से समझें, अगर ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, ओके, तो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है K, और इसको आपने किस में काट दिया, इसको दो भागों में काटा, L1 में और किस में बेटे L2 में, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट एक्चुअल में चेंज हो जाता है। ये L नेचुरल लेंथ है, इलोंगेशन या कंप्रेशन नहीं है। और इसमें रिलेशन क्या होता है, K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि प्यारे बच्चों KL इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहाँ से क्या रिलेशन आएगा सर, यहाँ से रिलेशन आएगा KL0 इज इक्वल्स टू, हाँ जी, K1 L1 इज इक्वल्स टू बेटे K2 L2। क्या क्लियर है? अब सोचो जरा फटाफट से, 2:3 में काट दिया किसी स्प्रिंग को। ये प्यारे बच्चों की स्प्रिंग है जिसकी लेंथ कितनी है L0, अब इसको 2:3 में काट दिया गया है।
तो क्या L1 L2 का रेशो 2:3 होगा। तो क्या L1 हाँ बेटे इसका सम कितना जाएगा 5, तो क्या 2 टाइम्स ऑफ लेंथ अपॉन 5 से क्या 2L0/5 और L2 कितनी आ जाएगी क्या 3L0/5। अब मुझसे क्या कह रहा है, मुझसे कह रहा है यार इनके जो है स्टिफनेस ऑफ के ए बताना है। क्या प्यारे बच्चों, इसको मैं क्या कहूँ ए कहूँ और इसको मैं क्या कहूँ बी कहूँ, तो भाई अपना काम हो गया है। हाँ जी, ये रहा साफ साफ सॉल्यूशन। लो भाई लिखो क्या के L0 इज इक्वल्स टू के ए इंटू 2L/5। याद आ रहा है बेटे, है ना, पेज पलटो। L1 कितना था सर 2L0/5 था और बेटे L2 कितना था सर L2 था मेरे पास हाँ जी 3L0/5। क्या क्लियर है? तो हो गया भैया अपना काम, बनता हो गया भाई ये तो यहाँ से सॉरी L0, तो क्या यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई सर 2KA/5, so that KA is equals to yes 5K/2। क्या प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ एक बहुत बढ़िया सवाल, मज़ा आएगा। देखो एक स्प्रिंग है जिसकी लेंथ कितनी है बेटे L0 और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है K। क्लियर? इसको मैंने 3 इक्वल पार्ट में काटा। कितने पार्ट में काटा? 3 इक्वल, 1 2 पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। तीनों की लेंथ कितनी L0/3 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 और तीनों को जोड़ करके ऐसे एक स्प्रिंग ब्लॉक के साथ प्यारे बच्चों कनेक्ट कर दिया जिसका मास कितना है M। ये रहे वो तीनों स्प्रिंग। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए इसका टाइम पीरियड क्या होगा। कमेंट बॉक्स में लिखें मुझे इसका प्यारे बच्चों आंसर, किसका टाइम पीरियड क्या होगा। साथ में लिखें इसकी मीन पोजीशन और साथ में ये भी बताएं कि मैक्सिमम इलोंगेशन क्या होगा, है ना। तो ये बहुत बढ़िया बढ़िया 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्यारे बच्चों यहाँ पे आपके लिए फॉर्म हो गए हैं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ स्टूडेंट्स, बहुत देर से तुम्हारी इंतजार थी। तुम कौन हो? तुम तो सिंपल पेंडुलम। एक सिंपल पेंडुलम में प्यारे बच्चों 2 आइडेंटिकल पेंडुलम ए एंड बी आर फिक्स्ड एट द सेम पॉइंट, दे आर डिस्प्लेस्ड बाय वेरी स्मॉल एंगल्स। ओके, एक अल्फा और एक बीटा and released from rest. Find the time after which B reaches its initial position for the first time. Collisions are elastic. Collision क्या है प्यारे बच्चों? इलास्टिक है। एंड आपसे कह रहा है द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज L। भाई साहब बहुत मजा आएगा, ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। और इस क्वेश्चन के सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक बात बताता हूँ मैं आपको, क्या दैट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द टाइम पीरियड इज। पूरा SHM पढ़ लेते हैं, पूरा का पूरा SHM, लेकिन इस बात पे ध्यान नहीं जाता। किस बात पे? द टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। यस, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कभी सोचा है, कभी ध्यान दिया इस बात के ऊपर? ध्यान देना, बहुत प्यारी बात लिखी है। पूरे SHM का बेसिक है ये, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। मतलब सर, मतलब ये प्यारे बच्चों अगर 2 पेंडुलम हैं, ये वाला 1 डिग्री से रिलीज़ किया है और दूसरे वाले को प्यारे बच्चों 2 डिग्री से रिलीज़ करके छोड़ा है, तो लेंथ दोनों की क्या है? सेम, आइडेंटिकल है। ओके, मास M। तो प्यारे बच्चों इसका जो टाइम पीरियड होगा, कमाल की बात है, वो भी 2π√L/g ही होगा और इसका टाइम पीरियड भी 2π√L/g ही होगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसा लग रहा है जैसे दूर है तो इट कम्स फास्टर। समझ में आ रहा है? नहीं, तेजी से आएगा, लेकिन ध्यान रखना दोनों के ऑसिलेशन के टाइम हमेशा क्या होंगे प्यारे बच्चों? सेम होंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम भी है सपोज, तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में M और K है। सोचो, सर ने कहा इसका टाइम पीरियड कितना होगा? 2π√M/K। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे x0 से डिस्प्लेस करके छोड़ें, कोई फर्क नहीं पड़ता आप इसे 2x0 से डिस्प्लेस करके छोड़ें। दोनों केसेस में ही टाइम पीरियड प्यारे बच्चों एम्पलीट्यूड से इंडिपेंडेंट आते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपने को उस बात का ध्यान रखना है। ये बात समझ में आ गई? फिर तो सवाल बहुत आसान सा है, क्योंकि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड तो वैसे भी 2π√L/g होता है। हाँ भाई, घोड़े लगा लेना तुम लोगों ने दिमाग के अपने। जरा सोचो क्या होगा। सर ये चलेगा यहाँ से। क्लियर? जब ये यहाँ से प्यारे बच्चों यहाँ आएगा, तो क्या इसको भी यहाँ से यहाँ उतने ही टाइम आने में लगेगा? क्यों?
क्योंकि सर अगर आप ध्यान से देखें ये पेंडुलम अपने एक्सट्रीम से इधर आ रहा है, ये पेंडुलम भी अपने एक्सट्रीम से मीन पर आ रहा है, एम्पलीट्यूड अलग अलग। अब प्यारे बच्चों इसकी इस वाली गणित को समझने की कोशिश करें, क्या इसकी गणित है ना। तो जब ये पार्टिकल ये वाला यहाँ से यहाँ आएगा, मैं इसको अलग से इस डायग्राम में प्यारे बच्चों बनाना चाहता हूँ। ए यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, प्लीज़ कंफ्यूज ना हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग प्यारे बच्चों चर्चा कर रहे हैं। जब ये यहाँ से चला, कहाँ से चला, ए से, तो ये यहाँ पहुँचा, यहाँ पर प्यारे बच्चों इसकी स्पीड कोई v1 है। ये वाला जो b था वो दूर से आ रहा है, वो यहाँ पर पहुँचा, प्यारे बच्चों इसकी स्पीड v2 है, क्योंकि ऑब्वियस है दोनों की डिस्टेंस, दूर से आ रहा तो तेज़ी से आएगा ना भाई। और वैसे भी सोचो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा स्पीड रखेगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो प्यारे बच्चों इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। ये क्लियर है। अब सोचो सेम मासेस की बॉडीज़ में वेलोसिटी इंटरचेंज हो गई, वाह जी वाह। तो बेटे होगा क्या, इसके पास आ जाएगी v2, ये भाग जाएगा और आगे, और ये भागेगा केवल यहाँ तक। क्लियर है। फिर सर फिर ये घूम कर के आएगा यहाँ, ये घूम कर आएगा यहाँ, फिर वेलोसिटी चेंज हुई, ये वाला पार्टिकल फिर जाएगा यहाँ, और प्यारे बच्चों ये वाला पार्टिकल फिर जाएगा यहाँ। प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो बहुत मज़ा आएगा इसको अंडरस्टैंड करने में। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो यहाँ से यहाँ गया, ठीक, फिर यहाँ से यहाँ गया, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? अगर आप ध्यान से देखें तो एम्पलीट्यूड ही तो वेरी कर रहे हैं, जब स्पीड है तो ज़्यादा दूर चल रहा है। तो अल्टीमेटली कहने का केवल इतना सा है कि इसका ऑसिलेशन प्यारे बच्चों पूरा ही हुआ है, इसका भी ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ है, इसका भी ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ है, लेकिन इन्होंने बीच में किसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है, अपने एम्पलीट्यूड के साथ। अभी तो सर ने बताया कि एम्पलीट्यूड का टाइम पीरियड से कोई लेना देना नहीं होता, तो मज़ा आ गई। इसका मतलब इट इज़ कंसिडर्ड एज वन कंप्लीट ऑसिलेशन। क्लियर है। तो सर मज़ा आ गया। यानी कि इसका टाइम कितना लगा सर, t/4, ये भी कितना लगा बेटे, t/4, ये भी कितना लगा, t/4, ये भी कितना लगा, t/4। तो टोटल टाइम तो t ही लगा ना, यानी कि 2π√L/g इसका टाइम पीरियड होगा, और 2π√L/g ही इसका टाइम पीरियड होगा। यानी कि घूम फिर करके सारी कहानी कितने टाइम बाद, इस कैपिटल T टाइम के बाद दोबारा से वही रिपीट होने लग जाएगी। और देखो छोटे वाले के ऑसिलेशन, छोटे वाले के टिंग 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 टिंग, और बड़े वाले के देखो टिंग 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 टिंग। क्लियर है। तो ये कहानी होगी। मज़ा आ गया भाई साहब, पता नहीं आपको समझ में आया कि नहीं है। तो फाइंड द टाइम आफ्टर विच बी रीचेज इट्स इनिशियल पोजीशन फॉर द फर्स्ट टाइम। यस आई कैन से। तो प्यारे बच्चों ये कहानी किसकी थी, बी की थी। तो बी यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, और फिर यहाँ आया। तो इसका मतलब सर ये भी इतना ही टाइम लेगा, क्योंकि प्यारे बच्चों t/4 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 से t। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन सही होगा प्यारे बच्चों बी, 2π√L/g। नथिंग टू बी वरीड अबाउट विद दिस क्वेश्चन। क्लियर है। आइए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से मैं बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ, फटाफट से देखें। इन एन एलिवेटर द स्प्रिंग क्लॉक सिस्टम TS, ओके, जब स्प्रिंग लगा है, फिर आपसे कह रहा है एंड पेंडुलम क्लॉक इतने आर कैप्ट इफ द एलिवेटर एक्सीलरेटिंग अपवर्ड्स, TS TP के बारे में पूछ रहा है भाई, याद होना चाहिए। हाँ जी, ये रहा प्यारे बच्चों एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। क्लियर है। और ये रहा लिफ्ट के अंदर भाई एक पेंडुलम। ठीक है। तो देखो कंपेयर करो, अभी क्या बताया था सर ने, सर कुछ भी हो जाए इसका टाइम पीरियड हमेशा 2π√m/k ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये प्यारे बच्चों एक्सेलरेट भी करेगा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, सर mg के साथ a0 लग जाएगा, लेकिन है तो कांस्टेंट फोर्स ना। और मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट फोर्स के लिए इसका टाइम पीरियड कभी भी चेंज नहीं होता है। तो प्लीज़ ध्यान रखें, एलिवेटर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा हो, नीचे आ रहा हो या जीरो हो रहा हो, तो टाइम पीरियड हमेशा इतना ही रहता है। इसीलिए मेरे बच्चों आप याद करें, जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में Q चार्ज दे देते हैं पार्टिकल को, तो इस पर एक एडिशनल फोर्स कितना लगता है, QE। लेकिन आप सोचिए इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं जब इसको, लेकिन सोचो टाइम पीरियड अभी भी इसका प्यारे बच्चों चेंज नहीं होता है। लेकिन जब पेंडुलम की बात करते हैं,
पेंडुलम की बात करेंगे तो इस पेंडुलम में प्यारे बच्चों आप ध्यान से समझें, अगर ये ए नॉट से ऊपर जा रहा है तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल की जगह, हाँ प्यारे बच्चों इसमें क्या आता है, जी इफेक्टिव आता है। और सब बच्चे जानते हैं ए नॉट से ऊपर जा रहा होता है तो भाया जो ई जी इफेक्टिव है वो कितना हो जाता है बेटे, सर ये हो जाता है जी प्लस ए नॉट। तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, इसका टाइम पीरियड हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 पाई एल, हाँ जी प्लस ए नॉट। इज दैट क्लियर। तो मैं कह सकता हूँ इस केस में जो स्प्रिंग वाला है उसका टाइम पीरियड तो क्या रहेगा प्यारे बच्चों, कांस्टेंट रहेगा, टी एस रिमेन्स द सेम वाइल द टी पी डिक्रीजेस। यानी कि प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए चलते चलते कुछ बातें आपको और बता दूं, अगर ये ए नॉट से नीचे जा रहा हो तो इस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन प्यारे बच्चों जी माइनस ए नॉट होता है। अगर यही वाला जो पेंडुलम है इसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, लिफ्ट का वेलोसिटी कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन जीरो हो, तो टाइम पीरियड सिंपल प्यारे बच्चों 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी ही आता है। और अगर यही पूरा का पूरा सिस्टम हाँ जी किसी ए एक्सेलरेशन से जा रहा हो प्यारे बच्चों, तो इस पेंडुलम में जो जी इफेक्टिव होता है वो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो इसका टाइम पीरियड आ जाता है 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर है। और अगर कोई गाड़ी सर्कुलर पाथ पर जा रही हो, किस पर जा रही हो, सर्कुलर पाथ पर, कितनी वेलोसिटी से प्यारे बच्चों, v वेलोसिटी से, और इसमें भी एक पेंडुलम हैंग कर रहा हो, तो बाहर की तरफ क्या लगा देंगे, mv स्क्वायर बाई आर। तो इस केस में mg तो नीचे लग ही रहा होगा, तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड होगा इस केस में ये होगा 2 पाई अंडर रूट एल बटे जी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई आर का, हाँ जी वी स्क्वायर बाई आर के स्क्वायर का अंडर रूट, ओ माय गॉड, है ना भाई, इसका अंडर रूट होगा। क्लियर है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों यहाँ लिख देता हूँ साफ साफ सा कि जो इसका जी इफेक्टिव आएगा दैट जी इफेक्टिव इज अंडर द रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन आर का होल स्क्वायर। क्लियर है प्यारे बच्चों। बस उसको उठा के यहाँ रख देंगे तो मेरा काम चल जाएगा। तो सोचो इतने सारे केसेस हैं जिसमें पेंडुलम के लिए सारी की सारी कहानी हमें समझ में आ रही होगी। अच्छा नीचे जा रहा हो और एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड्स हो जाए तो इस केस में प्यारे बच्चों टाइम पीरियड क्या आ जाता है, टाइम पीरियड इनफाइनाइट आ जाता है। टाइम पीरियड इनफाइनाइट का मतलब क्या है, इसका मतलब एक ऑसिलेशन में बहुत टाइम लगेगा, इसका मतलब पेंडुलम ऑसिलेट नहीं करेगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ प्यारे बच्चों, होलो मेटल स्फीयर इज फिल्ड विद वाटर एंड हंग बाय लॉन्ग थ्रेड, स्मॉल होल इज ड्रिल्ड इन द बॉटम थ्रू इतने इतने इतने। भाई बहुत कई बार पूछे जाने वाला सवाल, प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से सुने, बेसिक सा कंसेप्ट है। जो आप t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर द रूट ऑफ l अपॉन जी लिखते हैं, इस l में ये जो l होता है, ये l प्यारे बच्चों सेंटर ऑफ मास की पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से डिस्टेंस होती है। किससे, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस होती है। तो ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। अब सोचो यहाँ पर जब ये पानी भरा है तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो क्या इसका मतलब जो लेंथ L होगी प्यारे बच्चों, ये लेंथ L होगी यार। तभी तो वर्नियर कैलिपर्स दिया जाता है इस वाले बॉब का डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए। अगर आपको याद हो तो धागे की लंबाई से काम नहीं चलने वाला है, धागे की लंबाई के साथ ये डिस्टेंस भी मुझे चाहिएगी। अब सोचो आपने ड्रिल्ड कर दिया, ड्रिल्ड करने से क्या वाटर का लेवल प्यारे बच्चों कम होता चला जाएगा, है ना। ध्यान से देखो, हाँ जी ड्रिल्ड करेंगे तो क्या बेटे, ड्रिल्ड करेंगे तो पानी नीचे आता जाएगा, तो क्या किस इंस्टेंट पर प्यारे बच्चों ये पानी यहाँ पहुँच जाएगा, वाह ये पानी यहाँ पहुँच जाएगा। तो पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ था, अब सोचो वाटर का और स्फीयर का सेंटर कॉमन था। अब सोचो ये पानी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पहुँच गया नीचे, तो क्या इस पूरे के पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या डाउन आ गया, यानी कि COM मूव्स डाउनवर्ड्स। ओके क्या बेटे मेरी बात क्लियर है। तो सोचो लेंथ बढ़ रही है, लेंथ बढ़ रही है तो क्या T यस प्रोपोर्शनल टू रूट L। तो इसका मतलब क्या टाइम पीरियड क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। स्लो हो रहा है या फास्ट हो रहा है, सर टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब स्लो हो रहा है। क्लियर है। और फिर सोचो जब पानी खत्म हुआ तो क्या फिर सेंटर ऑफ मास दोबारा अपनी उसी पोजीशन पर आ गया। वाओ
यानी कि प्यारे बच्चों फिर देखो सेंटर ऑफ मास उसी पोजीशन पर आ गया है। तो क्या कंक्लूजन आप निकाल रहे हैं? सर पहले सेंटर ऑफ मास नीचे जाता है, फिर प्यारे बच्चों सेंटर ऑफ मास ऊपर आ जाता है, यानी कि लेंथ चेंज हो रही है। पहले लेंथ बढ़ रही है, फिर लेंथ क्या हो रही है? कम, और बाद में क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। तो मैं कह सकता हूं प्यारे बच्चों कि इसका ऑप्शन डी सही होगा। इनिशियली द COM ऑफ द स्फीयर एंड द वाटर लाइज एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। एज वाटर फ्लोज आउट द COM shifts down and the length of the pendulum increases, okay, hence time period increases. But when water level becomes half of the sphere, the COM again start shifting up. Is that clear? तो प्यारे बच्चों मैं कह सकता हूं कि पहले तो लेंथ क्या हो रही है? बढ़ रही है, फिर लेंथ क्या हो रही है प्यारे बच्चों? कम हो रही है। तो इसका मतलब जो टाइम पीरियड है, दैट टाइम पीरियड वुड फर्स्ट increases then decreases and finally it becomes constant। लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से प्यारे बच्चों मैं डी ऑप्शन पे टिक लगा सकता हूं। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ प्यारे बच्चों, फाइंड द वेलोसिटी व्हेन k इज इक्वल्स टू p ऑफ द बॉडी अंडरगोइंग SHM, एम्पलीट्यूड इज x0, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा, हाउ मेनी टाइम्स इन अ साइकिल दैट k इज इक्वल्स टू p। प्यारे बच्चों ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो आपको वेलोसिटी कहाँ बतानी है? जब k p के बराबर हो। भाई सारे फार्मूले याद रखो बेटे। SHM में काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ m ओमेगा स्क्वायर, हाँ प्यारे बच्चों, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है ना प्यारे बच्चों? साथ ही जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। प्यारे बच्चों जो टोटल एनर्जी होती है k प्लस u, ये होती है हाफ m ओमेगा स्क्वायर, हाँ जी प्यारे बच्चों a स्क्वायर। क्लियर है? और इस m ओमेगा स्क्वायर को k भी बोलते हैं, जो SHM का प्यारे बच्चों कांस्टेंट होता है। क्लियर है? तो ये कहानी मेरे सामने है। अब सोचो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यार किसी जगह पर ये दोनों बराबर हैं। जब दोनों बराबर है तो यार इन दोनों को इक्वेट कर दो, सिंपल। तो जब मैं दोनों इक्वेशंस को क्या करूंगा प्यारे बच्चों? इक्वेट कर दूंगा। तो इक्वेट करने पर मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी। अब इस x पर मुझे क्या कैलकुलेट करना है? v। तो क्या प्यारे बच्चों x को उठा करके यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा एक कमाल की बात है, आप सोचें कि इस पोजीशन पर पार्टिकल कितनी बार जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि कितनी बार ऐसा होने वाला होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो पार्टिकल, ये कौन सी पोजीशन है प्यारे बच्चों? ये है इसकी मीन पोजीशन। हाँ जी, ये रहा आपका प्लस a/√2, ये रहा प्यारे बच्चों माइनस a/√2। एक बार जाते हुए, फिर एक बार आते हुए, फिर एक बार जाते हुए, फिर एक बार आते हुए। इसलिए ये भी ध्यान रखना है अपने को कि इट विल हैपन कितने टाइम्स? 4 टाइम्स, बिकॉज व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, काइनेटिक एंड पोटेंशियल बिकम्स इक्वल एट अ सर्टेन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन एंड ओनली वंस इन अ होल वाइब्रेशन द टोटल डिस्टेंस इज 4 टाइम्स द एम्पलीट्यूड। इज दैट क्लियर? हाँ बेटे, तो मेरे पास v की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी ओमेगा a/√2। क्लियर है ना? अब क्वेश्चन में ये तो v आपने निकाल लिया। अब सोचो ये जो v आपके पास आ रहा है, ये v एक्चुअल में 4 जगह पर देखो होने वाला है। कहाँ 4 जगह पर? एक बार a/√2 पर 2 बार, और एक बार प्यारे बच्चों माइनस a/√2 पर भी कितनी बार? 2 बार। क्यों? क्योंकि एक बार जाते हुए और एक बार आते हुए, फिर एक बार जाते हुए और फिर एक बार आते हुए। इसलिए इसमें हमें 4 टाइम्स भी प्यारे बच्चों लिखना होगा। तो क्लियर है? तो काइनेटिक पोटेंशियल, प्लीज रिजल्ट याद रख के कहीं ना कहीं काम आएगा। काइनेटिक पोटेंशियल कहाँ बराबर होती हैं? सर a/√2 पर बराबर होंगी, और a/√2 पर बराबर होंगी कितनी बार प्यारे बच्चों? 4 बार। एक बोनस, एक बढ़िया सी बात मैं आपको और बता देता हूँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज। हाँ जी, क्या इंपॉर्टेंट चीज है प्यारे बच्चों? दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज, यस, हाँ प्यारे बच्चों, 1/2 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जीज फ्रीक्वेंसी। सर ये क्या लाइन है? ये लाइन तो मुझे समझ में नहीं आई है। बस भाई मैंने लिख दिया, इस लाइन का कोई ना कोई मतलब है, आप समझना, आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि इस लाइन का क्या मतलब है। लेकिन प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हिंट के लिए मैं आपको बता दूं। हाँ जी प्यारे बच्चों, एक्स सोचो यहाँ से यहाँ तक एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो काइनेटिक एनर्जी इस आधे ऑसिलेशन में ही अपनी वैल्यू को रिपीट कर लेती है। स्केलर क्वांटिटी वैसे है, तो सोचो ये x तो इतने टाइम में चेंज हो रहा है, जबकि क्या काइनेटिक एनर्जी इतने ही टाइम में चेंज हो रही है। तो इसका मतलब अगर आप सोचे तो x को टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्या काइनेटिक एनर्जी को टाइम
कम लग रहा है एक वैल्यू को अचीव करने में, तो इसका मतलब इसका टाइम है कम, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है ज़्यादा, इसलिए काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होती है, या फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन यानी कि एक्स की, वी की और ए की, एक्स की, वी की और ए की फ्रीक्वेंसीज काइनेटिक एनर्जीज की फ्रीक्वेंसी में, यानी कि अगर इसमें ओमेगा का टर्म आएगा ना यार, तो ध्यान रखना काइनेटिक और पोटेंशियल में किसका टर्म आएगा प्यारे बच्चों, 2 ओमेगा का टर्म आएगा। क्या है ये, पता नहीं क्या है भाई, देख लो समझ लो, नहीं हो तो पुराने क्रैश कोर्स में जाके ढूंढ लो, कहीं ना कहीं आपको प्यारे बच्चों इसका आंसर जरूर मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हालांकि इसमें बहुत बढ़िया सा सवाल मैं आपको और बताऊंगा, लेकिन वो आगे वाले क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, डिस्कस करेंगे। हाँ जी, हाँ प्यारे बच्चों, एक जनरल क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, है ना। आपको द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन द फेज एंगल एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, एक ग्राफ आपको गिवन है, ओके, वाई का ये ओमेगा टी लिखा गया है, क्लियर है। अब आपसे कह रहा है देन द बेस्ट मैचिंग काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इस एंगल फाई का ग्राफ आपको बताना है, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल का, टोटल एनर्जी का, वेलोसिटी वर्सेस फेज एंगल का। तो सोचो कितने सारे ग्राफ प्यारे बच्चों आपको बताने होंगे। तो क्या ये साइन कर्व है, तो क्या y को लिख सकता हूँ मैं, हाँ जी, a साइन ओमेगा टी, क्लियर है बेटे। तो क्या जो वेलोसिटी होगी क्या वो होगी a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब सर मेरी बात मुझे क्लियर है कि जो वेलोसिटी का ग्राफ होगा प्यारे बच्चों वो s होगा। अब बात करते हैं किसकी, काइनेटिक एनर्जी की और पोटेंशियल एनर्जी की। तो प्यारे बच्चों जो काइनेटिक एनर्जी है क्या वो हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो क्या हाफ एम, क्या ये आ जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, हाँ भाई ध्यान देना। और सिमिलरली प्यारे बच्चों जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। दिस इज द ग्राफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। कॉस स्क्वायर आ रहा है भाई, कॉस स्क्वायर मतलब आप सभी जानते हैं, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, पहली बात तो यहाँ से शुरू होगा और प्यारे बच्चों ऊपर ही चलेगा, नीचे नहीं जाएगा। तो ये ग्राफ काइनेटिक एनर्जी का किसके साथ प्यारे बच्चों, टाइम के साथ आ जाएगा। और बात आती है पोटेंशियल एनर्जी का टाइम के साथ, यस द ग्राफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी यहीं से स्टार्ट होगा और ये आएगा। अच्छा आप देख रहे हैं इसका जो पीरियड है ये देखो ये वाला, और इसके पीरियड में भी प्यारे बच्चों फ़र्क है, इसका पीरियड थोड़ा सा कम हो गया है। ये होता ही है क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इसकी फ्रीक्वेंसी डबल होती है। वैसे भी सोचो क्या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को जब मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगा तो यहाँ से क्या मेरे पास 1 माइनस, हाँ बेटे, क्या कॉस 2 ओमेगा टी वाला टर्म आ जाएगा। तो इस 2 ओमेगा वाले टर्म के कारण काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में 2 ओमेगा है। देखो y की ओमेगा, v की भी ओमेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी की कितनी, 2 ओमेगा, क्लियर है। तो इसलिए थोड़ा सा ये ग्राफ प्यारे बच्चों पास पास आ जाएगा। तो बस अब तो आपको आइडेंटिफाई करना है, और टोटल एनर्जी तो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो प्यारे बच्चों टोटल एनर्जी का जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये ग्राफ किसका, सर ये ग्राफ टोटल एनर्जी का, बाकी आप समझदार हैं। ये ग्राफ किसका बेटे, पोटेंशियल का, और ये ग्राफ किसका प्यारे बच्चों, ये ग्राफ सर काइनेटिक एनर्जी का। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ जी, फॉर ए सिंपल पेंडुलम ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी, द डिस्प्लेसमेंट डी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स दीज करेक्टली। भाई ये ग्राफ रह गया था, इसके बारे में भी चर्चा कर लो प्यारे बच्चों। हाँ जी, ये वाला ग्राफ है किसका, ये वाला ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी का प्यारे बच्चों, ये वाला ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी का प्यारे बच्चों, और ये वाला ग्राफ है टोटल एनर्जी का, क्लियर है। तो सीधे सीधे देखते ही निशान लगा दो। और ये क्या है, अच्छा जहाँ बराबर हैं तो बराबर कहाँ पे, अभी तो रटा था a/√2 पर, और प्यारे बच्चों a/√2 पर, क्लियर है। तो आराम से भाई ग्राफ चूज़ करो, चूज़ करके अपना आंसर बता दो। इसका ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन प्यारे बच्चों डी आ जाएगा, क्लियर है। बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। ये क्वेश्चन भाई देखो जेईई मेंस 2017 में पूछा गया। आप प्लीज़ इसका आंसर निकालें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ जी स्टूडेंट्स, ए पार्टिकल ऑफ मास एम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी न्यू
द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टू द एंड। हाँ जी भाई, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, मेरा तो दिल कर रहा था मैं सारे के सारे फार्मूले प्यारे बच्चों आपको बता दूं। एवरेज निकालने का तरीका हमने अल्टरनेटिंग करंट में भी सीखा है, नहीं सीखा है तो प्यारे बच्चों ध्यान रखें, अगर कोई भी फंक्शन आपको टाइम का फंक्शन दिया है और आपसे पूछे कि यार इसका एवरेज वैल्यू बताओ, तो जो उसकी एवरेज वैल्यू होते हैं प्यारे बच्चों वो होती है वाई डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी, यानी कि इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल एफ टी डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी। ये है भाई एवरेज वैल्यू। अब आपसे देखो किसके एवरेज वैल्यू पूछ रहा है, सर मुझसे पूछ रहा है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अच्छा बेटे एक बात और अच्छे से याद रखें प्यारे बच्चों, क्या, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, इनकी एवरेज वैल्यू फॉर ए साइकिल 0 टू कैपिटल टी कितनी होती है, 0 0। और प्यारे बच्चों एक साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है, इनकी वैल्यूज़ कितनी होती है, यस इनकी वैल्यू होती है प्यारे बच्चों हाफ। बस ये दो रिजल्ट्स हमें अच्छे से याद होने चाहिए, ये वाला और ये वाला। वैसे आपको पता भी है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है भी नहीं। अब आपसे कह रहा है एवरेज काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, मैं आपको एवरेज काइनेटिक एनर्जी का सारी की सारी वैल्यूज़ बता दूंगा। आओ फटाफट से प्यारे बच्चों इसका सॉल्यूशन देखें। तो जब इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, सो दिस एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इंटीग्रल, यस, के ई डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी। क्लियर है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके टी तक और 0 से लेके टी तक। के ई को क्या लिख सकता हूँ, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, अंदर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी, 0 से टी और 0 से टी। और सब बच्चे जानते हैं, हाँ जी, इसकी एवरेज वैल्यू कितनी है भाई, सर इसकी एवरेज वैल्यू है हाफ। तो आंसर आ गया 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए का स्क्वायर। दिस इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली प्यारे बच्चों एवरेज पोटेंशियल एनर्जी जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर की जगह बस क्या आ जाएगा, क्या साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा। ये भी 1/4 टाइम्स ऑफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होती है। जो टोटल एनर्जी है वो कितनी होती है, सर दैट टोटल एनर्जी इज 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इज दिस बी द टोटल एनर्जी। तो इसका मतलब यस दैट के ई एवरेज इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी कि हाँ जी, क्योंकि बेटे 1/4 है ना, तो इसका मतलब दैट इज 1/2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। क्लियर है। तो अच्छा अब x का एवरेज पूछ ले तो सर पता है सर 0 आएगा, क्यों, क्योंकि x में साइन ओमेगा टी आता है। v का एवरेज भी कितना आएगा, 0, और a का एवरेज भी कितना आएगा प्यारे बच्चों, 0। सवाल ये है कि ये प्रूव करो कि दैट VRMS इज इक्वल्स टू a ओमेगा बाई √2। ये प्रूव करें तो प्यारे बच्चों बहुत मज़ा आएगा इस वाले सवाल को करने में कि दैट VRMS वैल्यू फॉर वन साइकिल इन SHM इज 1/√2 टाइम्स ऑफ Vmax। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन हम करते हैं फिजिकल पेंडुलम का, और फिजिकल पेंडुलम से हमें थोड़ा सा प्यारे बच्चों आइडिया लग जाएगा। ये दो रॉड्स आपको दी हुई हैं, क्लियर है। अब आप सकते हैं द टू आइडेंटिकल रॉड्स ऑफ मास एम एंड लेंथ एंड रेस्टिंग इतने इफ द सिस्टम इज डिस्प्लेस्ड इन इट्स प्लेन बाय स्मॉल एंगल थीटा देन द फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो प्यारे बच्चों याद रखना है दैट टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई यस IH अपॉन MGLCM। ये होता है प्यारे बच्चों किसी भी रिजिड बॉडी का टाइम पीरियड का फॉर्मूला। क्लियर है ना। जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं, जैसे कंपाउंड पेंडुलम भी कहते हैं। मान लीजिए रॉड है, अब आपको इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट क्या निकालना है, मान लो आपको इसका टाइम पीरियड निकालना है, तो ऑब्वियस है थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे। तो इस सिचुएशन में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखोगे, सर IH को लिखूंगा ml²/3, और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, क्या इसका सेंटर ऑफ मास प्यारे बच्चों L/2 डिस्टेंस पर होगा। तो यहाँ से LCM मेरे पास कितना आ जाएगा, LCM आ जाएगा L/2, IH आ जाएगा इतना। तो यहाँ से टाइम पीरियड की वैल्यू निकाल लूँगा। ये क्लियर है ना।
अब थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ये रॉड थी तो सिंपल केस था, अब देखो दो रॉड्स का कॉम्बिनेशन है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात तो प्यारे बच्चों इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। हाँ जी, ज़्यादा प्यारा सवाल है, थोड़ी सी मेहनत आपसे मांगेगा। इसका सेम यहाँ, इसका सेम यहाँ, क्या दोनों का सेंटर ऑफ मास प्यारे बच्चों यहाँ। तो ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये डिस्टेंस किसका काम करेगी, LCM का काम करेगी। क्लियर है। बाकी तो आप जानते ही हैं, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिख लेंगे। इस रॉड का कितना होगा, इसके अबाउट सर ml²/3, और प्यारे बच्चों इस रॉड का कितना होगा इसके अबाउट, सर ये भी होगा ml²/3। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। गलती बस एक करते हैं, यहाँ m की जगह m ना लिखें बल्कि 2m लिखें, है ना, क्योंकि कितने सिस्टम है यहाँ पे, 2 पार्टिकल सिस्टम है। चलो भाई, ये सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, ज्योमेट्री तो आपकी परफेक्ट है, क्यों बेटे। और यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया है मेरे पास, बस बात खत्म। और यहाँ पे 2m लिखना ना भूलें। तो इससे क्या प्यारे बच्चों, मैं टाइम पीरियड क्या कर सकता हूँ, इसका कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखें। एक रॉड जिसका मास m लेंथ l, मास m लेंथ l इस तरह से कनेक्टेड है, तो इसके स्मॉल ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड क्या होगा, ये प्यारे बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं एक सवाल बस डैम्पिंग का, क्योंकि डैम्पिंग का सवाल कई बार पूछा जाता है और डैम्पिंग में थोड़ी सी प्यारे बच्चों आपको दिक्कत भी आती है ना। तो चूंकि आपने केमिस्ट्री में भी रेडियो एक्टिविटी कल परसों ही पढ़ा है, तो बस ये मान लो रेडियो एक्टिविटी पढ़ लिया तो आपका डैम्पिंग का काम भी हो गया है। लेट्स डिस्कस ए क्वेश्चन ऑन डैम्पिंग प्यारे बच्चों। हाँ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देखते थे। एम्पलीट्यूड ऑफ द डैम्प्ड ऑसिलेटर डिक्रीजेस टू 0.9 टाइम्स इट्स ओरिजिनल मैग्नीट्यूड इन 5 seconds. ओके, in another 10 seconds it will decrease to alpha times the original magnitude where alpha equals। तो प्यारे बच्चों आपसे अल्फा पूछ रहा है, थोड़ा सा मैं टाइम लेना चाहता हूँ आपका। प्यारे बच्चों, हम जो अब तक ऑसिलेशन पढ़ रहे थे, these oscillations are free oscillations। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इन्हें फ्री ऑसिलेशंस कहते हैं। और फ्री ऑसिलेशन में पार्टिकल का पोजीशन के साथ जो टाइम का ग्राफ है वो कुछ इस तरह का होता है। क्यों? क्योंकि आप सिंपल एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को जब देखते हैं, ये रहा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ये K और ये M, तो जब ये ऑसिलेट करता है तो यहाँ कोई फ्रिक्शन तो है नहीं। जब फ्रिक्शन नहीं है तो एनर्जी का लॉस नहीं है, तो इसका एम्पलीट्यूड प्यारे बच्चों हमेशा फिक्स होता है। तो आप देख रहे हैं ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिल गए। और इसकी जो जनरल इक्वेशन है वो क्या है, दैट जनरल इक्वेशन इज d2x/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0। या ओमेगा स्क्वायर को k/m भी लिख देते हैं प्यारे बच्चों, यानी कि d2x/dt² प्लस, हाँ जी इसको लिखूं भाई k/m इंटू x इज इक्वल्स टू 0। इज दैट क्लियर? अब सोचो प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ पर एक रेजिस्टिव मीडियम ले लूँ, है ना, यानी कि इसको मैंने वाटर के अंदर बंद कर दिया, तो प्यारे बच्चों वाटर के अंदर बंद होने पर जो भी इसकी वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक रेजिस्टिव फोर्स एक्ट करेगा। तो ये जो रेजिस्टिव फोर्स है ना, ये रेजिस्टिव फोर्स कितना होगा सर, ये रेजिस्टिव फोर्स होगा -bv, जिसकी डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट है और जिसका मैग्नीट्यूड b टाइम्स v है, जहां b कोई कांस्टेंट, जैसे डैम्पिंग कांस्टेंट कहते हैं। ये होगी बात। तो इसका मतलब अब इक्वेशन ये नहीं रही, अब इक्वेशन थोड़ी सी चेंज हो गई। दूसरा, इस सिचुएशन में प्यारे बच्चों इसका एम्पलीट्यूड कंटिन्यूसली डिक्रीज होता चला जाएगा। कैसे? पहले ऐसे ऐसे ऐसे, और ये अल्टीमेटली इट विल डाइंग। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा सर, इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह का होगा। बट इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम। जैसे रेडियो एक्टिविटी में हाफ लाइफ होती तो है, लेकिन इस हाफ लाइफ तक जाने में पार्टिकल को कितना टाइम लगता है, इनफाइनाइट टाइम लगता है। तो आप देख रहे हैं ये एक्चुअली इसके एम्पलीट्यूड का वेरिएशन है। तो इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि दिस इज द वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड। और भाई ये तो समझ में आ गया तुम्हें क्या, a0 e⁻⁻ माइनस एक कांस्टेंट है बेटे, जैसे वहाँ लैम्डा था यहाँ भी लैम्डा लिख सकता हूँ, और इस लैम्डा की वैल्यू बता देता हूँ प्यारे बच्चों, ये आता है b/2m।
जहाँ B कहलाता है डैम्पिंग कांस्टेंट और M कहलाता है प्यारे बच्चों मास। तो ये किसका एक्सप्रेशन है? ये एक्सप्रेशन है प्यारे बच्चों एम्पलीट्यूड का। किस केस में? डैम्पिंग के केस में। अब मुझे नहीं लगता कि आपके लिए कोई बहुत बड़ा सवाल है, और एक फ्री में बात बताता हूँ, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बोले तो हाँ जी, ए नॉट स्क्वायर e टू द पावर -2 लैम्डा टी। क्लियर है? तो जो एनर्जी का एक्सप्रेशन होगा प्यारे बच्चों वो होगा ई नॉट ई टू द पावर -λ/2t। ये 2 के फैक्टर का ध्यान रखना, समझ में आ रहा है? तो ये प्यारे बच्चों एनर्जी का एक्सप्रेशन है। अच्छा, चूंकि यहाँ λ/b/2m है तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए नॉट ई टू द पावर माइनस क्या b/2m इंटू टी। अब यहाँ पे रखूँगा तो 2 का फैक्टर गायब हो जाएगा, तो E बराबर प्यारे बच्चों ई नॉट ई टू द पावर माइनस b/m इंटू टी। क्लियर है? तो बस इतना सा अपने को ध्यान रखना है कि जो एनर्जी में और एम्पलीट्यूड में एक 2 के फैक्टर का डिफरेंस यहाँ पर प्यारे बच्चों जरूर आता है। फिलहाल अब करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत आसान है। हाँ जी, पहले बताओ कितना डिक्रीज हो रहा है? 0.9 टाइम्स। किसका? ओरिजिनल का। कितने टाइम में? 5 सेकंड में। अगले 10 सेकंड में बताना है अल्फा टाइम से। अल्फा की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। एक ही फार्मूला मेरे काम का है, देखो ये वाला जो मैंने आपको बताया है, ए बराबर ए नॉट हाँ जी ई टू द पावर -b/2m इंटू टी। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो देखो 0.9 टाइम्स आ गया, टी को 5 रख दिया। अगली बार यहाँ से एक रिलेशन आ गई, 10 सेकंड में यहाँ 15 रखना होगा, ध्यान रखना। यहाँ 15 रखेंगे। ये ए मेरे पास अब कितना आ जाएगा सर? ये जो मेरे पास ए आएगा प्यारे बच्चों, अब ये अल्फा टाइम्स आएगा। कितने टाइम्स आएगा? ये आ जाएगा अल्फा टाइम्स, क्योंकि क्वेश्चन में देखो ना भाई ये, तो इसको ए ही लिखो, है ना। और यहाँ पे ए क्या है? दिस ए इज अल्फा टाइम्स ऑफ प्यारे बच्चों ए नॉट। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये 3 टाइम्स हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू प्यारे बच्चों आ जाएगी। क्लियर है? फिर कहता हूँ भावनाएं अनंत हैं, समय सीमित है। मैं आपसे बार बार प्यारे बच्चों यही कहता हूँ, प्लीज़ पूरे लेक्चर को ध्यान से देखें, पूरा देखें। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन टाइम है नहीं तो करें तो क्या करें, लेकिन प्लीज़ प्यारे बच्चों कनेक्शन बनाए रखें। अभी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ये सारे रिजल्ट्स हमारे बार बार काम आएंगे, और उन चैप्टर्स को जब हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे देन यू विल रियलाइज़ कि कैसे हम टाइम को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ध्यान से सुनने के लिए, और बस बार बार एक ही बात कहता हूँ प्यारे बच्चों, मेहनत करें मेहनत करें मेहनत करें। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। तो ये थी प्यारे बच्चों आज की कहानी। फिर आपके कमेंट्स आ रहे हैं तो आज मैंने कोशिश की थोड़ी थ्योरी और इसके अंदर ऐड की। अच्छा, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर प्रॉब्लम प्रैक्टिस कहाँ से करें। देखो ये तो तय है कि बहुत सारे सवाल करने का समय हमारे पास नहीं है, और कहाँ से करें तो कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने PDF में कुछ क्वेश्चंस प्यारे बच्चों एडेड अप किए हैं विद सॉल्यूशन, तो प्लीज़ आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, उनके सॉल्यूशन को मिला सकते हैं, अपनी नोटबुक तैयार कर सकते हैं जो आपके हमेशा काम आने वाली है। इसके लिए मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं अपने फ्रेंड मिस्टर पवन विजय का, जिन्होंने मेरे साथ मेरी बहुत हेल्प की है इस सारे काम को करने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बस बने रहिए और कीजिए मेहनत, और बढ़ते हैं आगे और करते हैं अपनी NIT में सीट कंफर्म। क्लियर है प्यारे बच्चों? और जब एडवांस की बात होगी तो फिर एडवांस के जलवे तो कुछ और होंगे। थैंक्स फॉर पेशेंस लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है, और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 1800 2121 1821 799 1800 2121 799।